सो ये गाइस एक और सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज़ का नाम है ओवर द डिवाइन रिल्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। सीरीज के शुरुआत में हमें झाओ किंगडम का सीन को दिखाया जाता है और वहीं झाओ किंगडम में देखते हैं सभी तरफ डेड ही डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। फिर वहीं बहुत सारे वॉरियर को देखते हैं, वह सभी आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके सामने जो भी आ रहा होता है उनको खत्म कर दे रहे होते हैं। असल में यहाँ एक वार चल रहा होता है जहाँ पर कि एक ही किंगडम के आपस में लड़ाई कर रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि इनका टारगेट हेवनली जेट पैलेस है। इसी दौरान हमें हेवनली जेट पैलेस का एक वॉरियर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ पॉइंट करती हुई कहता है, वांग यान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें यहाँ आने की। यह कहती ही वह वॉरियर सभी एनिमी की कमांडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह कमांडर के ऊपर हमला कर पाता जियांग नाम का बंदा तुरंत आते ही वह वॉरियर की गलत काट देता है। फिर एटीट्यूड से कहता है, क्या हुआ, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, यही तुम्हारी ताकत थी। फिर देखते हैं वह कमांडर अपनी सभी वॉरियर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर देखते हैं सभी वॉरियर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हमें तभी एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है। फिर तभी झाओ किंगडम के सभी वॉरियर की नज़र उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर जाता है। वह मिस्टीरियस पर्सन को देख हैरान होती हुई कहते हैं, यह तो हमारे फार्म किंग हैं। फिर हमें इस मिस्टीरियस बंदा का नाम बताया जाता है। इसका नाम जियाओ सीजोंग होता है, जो कि यहाँ पर आती ही कहता है, आप सभी चिंता ना करो, तुम सभी चिंता ना करो, मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया हूँ, मुझे तो वो चाहिए जो मेरा है। इसी दौरान हमें झाओ किंगडम के एम्परर को देखते हैं जहां पर वह कहने लगता है कि आज यहाँ पर होने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता। फिर अपने सभी वॉरियर से कहता है, गॉड किंगडम के लोग आ गए हैं, जाओ और यह सभी राक्षस को मार डालो। फिर वहीं कुछ वॉरियर को देखते हैं, वह सभी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर हमें इतना मिसलीड कोई कैसे कर सकता है। फिर इसी दौरान हम देखते हैं झाओ किंगडम का फार्म अपने हाथ में एक रेड कलर का फायर बॉक्स वाली कैंडल को बाहर निकालते हुए ऊपर की ओर किसी को सिग्नल देते हुए कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है उन सभी को बाहर लाने का। जो सुनकर फार्म किंग के बगल में जो पर्सन होता है वह अपने पास से एक स्क्रॉल टाइप की चीज निकालते हुए जिसमें कि बहुत सारे स्पेल लिखे होते हैं, हम देखते हैं कि उसके हाथ में बने वो पैटर्न ग्लो करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पीछे जो एक बड़ा सा जाइंट सी स्टेचू होता है उसमें लगे पैटर्न भी ग्लो करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक स्टेचू पर लगा कपड़ा उड़ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है वहां पर तो एक खूंखार एक जाइंट स्केलेटन होता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। फिर देखते हैं अचानक वह सभी जंजीर को तोड़ते हुए आज़ाद हो जाता है और वहाँ आसपास जितने भी लोग होते हैं उनका लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर देखते हैं वह डिमोनिक स्कल की पावर कई गुना पहले से बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ आसपास बहुत डिमोनिक एनर्जी फैलने लगता है। फिर तभी हम पैलेस के अंदर एक पर्दे के पीछे एम्प्रेस को देखते हैं। फिर हम डिमोनिक स्कल को देखते हैं, वह अपनी पावर से बहुत सारे स्वॉर्ड से एम्प्रेस के ऊपर हमला कर देता है। तो देखते हैं एम्प्रेस वह पूरी पैलेस के चारों तरफ प्रोटेक्टिव सील एक्टिवेट कर देती है, तो वह डिमोनिक स्कल की मल्टीपल शॉट कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वह डिमोनिक स्कल हार ना मानते हुए अपनी पूरी जीव जान लगाते हुए अपनी वेपन से जैसे हमला करता है, तो देखते हैं कुछ ही समय के अंदर वह शील्ड को चकनाचूर कर देता है। और वहाँ साथ ही देखते हैं वहाँ बना बड़ा सा बर्ड का स्टेचू वह भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह डिमोनिक स्कल एम्प्रेस के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। फिर हम थोड़ी देर की बाद की सीन को देखते हैं, हम देखते हैं कि पूरी की पूरी हेवनली जेट पैलेस तबाह हो गया होता है। फिर हम 20 दिन के बाद का सीन को देखते हैं, झाओ किंगडम की सीन को। फिर हम झाओ किंगडम में 3 लोगों को जाते हुए देखते हैं। एक एल्डर होता है और उनका 2 डिसाइपल होते हैं छोटे छोटे। वह एल्डर का नाम निंग होता है और उसके डिसाइपल छोटे लौंडे के नाम चैंगजी होता है, जो कि डरपोक होता है और हमारे सीरीज का हीरो होने वाला है। और वह छोटी लड़की के नाम
शाओलिंग होता है जो कि चेंगजी का छोटी बहन होता है। फिर देखते हैं वह तीनों जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने से बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉफिन ला रहे होते हैं। देखते हैं वह तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर तभी चेंगजी का छोटी बहन शाओलिंग को थोड़ी मजाक सूझती है तो चेंगजी को थोड़ा डरा देती है। तो देखते हैं चेंगजी वहीं एक कॉफिन के अंदर जा गिरता है। फिर चेंगजी की नजर वह कॉफिन के अंदर बड़ा डेड बॉडी के ऊपर जाता है। तो देखते हैं वह डेड बॉडी के देख चेंगजी का पूरी फटके हाथ में आ जाता है। फिर तुरंत चेंगजी वहां से दूर हो जाता है। फिर तभी एल्डर निंग का नजर टूटी हुई स्वॉर्ड और वह डेड बॉडी के ऊपर जाता है तो हैरान हो जाता है। फिर वह कॉफिन को वहां से ले जाने लगते हैं। फिर वह तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर इसी दौरान शाओलिंग चेंगजी से कहने लगती है, सीनियर ब्रदर क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि इतनी देर तक चलने से तुम्हारे पैर दर्द कर रहा है? फिर चेंगजी कहने लगता है, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? फिर शाओलिंग नौटंकी करते हुए कहती है, मास्टर मेरे सीनियर ब्रदर की पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि सीनियर ब्रदर की दर्द मैं नहीं देख सकती। फिर वह तीनों ऐसी बात कर ही रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पर कैपिटल का जनरल आते हुए मास्टर निंग को ग्रीट करते हुए अपने साथ मास्टर निंग और उसके डिसाइपल को ले जाने लगता है। हम देखते हैं वह जर्नल सब लोग को झाओ किंगडम के इंफीरियर सिटी की तरफ ले जा रहा होता है जो कि एक चोटी पर मौजूद था, लेकिन वह सब कुछ समय की मेहनत के बाद वह सभी ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर हम चेंगजी को देखते हैं, उसकी नज़र जैसे ही ऊपर की ओर पड़ती है तो चेंगजी को हेवन की नज़ारा एक झलक देखने को मिलता है जो कि हेवन की जगह बहुत ब्यूटीफुल होता है और वहाँ एक गॉडेस को भी देखने को मिलता है। फिर कुछ ही पल में उसके सामने से वह नज़ारा गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं जनरल इन तीनों को एक ऐसा घर के पास ले आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हंटेड लग रहा था। फिर मास्टर निंग इधर उधर देखते हुए कहता है, 3 दिन पहले इस पैलेस का ओनर इस पैलेस में ही मारा जा चुका है और यह जगह पूरी तरीके से इविल स्पिरिट से घिरी हुई है। आखिर आप मुझे ऐसी जगह रहने के लिए कैसे दे सकते हो, जबकि मेरे साथ 2 मेरे नए नए यंग डिसाइपल भी हैं। फिर जनरल माफ़ी मांगते हुए वहाँ से वह तीनों को ले जाता है। फिर हम रात के सीन को देखते हैं। मास्टर निंग दोनों को बता रहा था कि यहाँ तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है और तुम दोनों अपने मन में एक भी इविल थॉट नहीं लाना, नहीं तो इविल एनर्जी तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से सक कर लेगा और तुम्हारे बॉडी में कब्जा भी कर सकता है। ऐसे कंडीशन में मैं तुम दोनों को शायद ही बचा सकता हूँ। यह सुनकर चेंगजी पूरी तरह से डर जाता है। ऐसे डरा देख शाओलिंग उसके ऊपर हंसने लगती है। फिर मास्टर निंग वह दोनों से कहता है कि मैं जब तक ना आऊँ यहाँ से बाहर मत जाना। यह कहते हुए मास्टर निंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर चेंगजी को देखते हैं वह मेडिटेशन करने लगता है और अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। तभी अचानक से शाओलिंग पीछे से उसके मुंह को पकड़ लेती है। फिर कहती है, सीनियर ब्रदर क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मास्टर हमें जिस तरह से देख रहे थे उनका मन में हमारे लिए कुछ बुरी इरादा था? यह सुनकर चेंगजी इशारे से कहता है, पहले अपना हाथ मेरे मुंह से तो हटाओ तब ना कहूँगा। फिर कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर शाओलिंग बताती है, मेरी अनुमान से तो मास्टर हम दोनों को बेचना चाहता है। फिर चेंगजी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर ने तो हम दोनों को पालन पोषण किया है तो मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। यह बोलकर फिर से चेंगजी मेडिटेशन करने लगता है। फिर चेंगजी को ख्याल आता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे हेवन देखने को मिला था। फिर देखते हैं चेंगजी हेवन को फिर से देखने की कोशिश करता है तो वह देख नहीं पाता, बल्कि उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर उसी चीज़ को शाओलिंग को बताता है तो शाओलिंग चेंगजी का मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि दिन में सपना देखना बंद करो, नहीं तो तुम्हें लेजेंडरी डीमन खा जाएगा। फिर हम एक मिस्टीरियस सी जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग पहुँच गए होते हैं। फिर हम जर्नल को देखते हैं आते हुए कहता है, वो जगह है जहाँ पर 3 दिन पहले जनरल वेंग दाई की मौत हो गया था। पूरा बात सुनकर चेंगजी की तरह से डर जाता है। फिर तभी शाओलिंग को शरारत सूझती है और वो अपने सीनियर ब्रदर को डराने के लिए डरावनी आवाज निकालने लगता है तो चेंगजी वह आवाज को सुनकर तो उसका फट के हाथ में आ जाता है। फिर तभी अचानक मेंशन से खतरनाक डरावनी आवाज आने लगता है तो देखते हैं शाओलिंग भी डरने लगती है। फिर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। फिर मास्टर निंग दोनों के ऊपर एक एक तालिस्मान लगा देता है। फिर मास्टर कहता है, इसे मत निकालना, यह
तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। फिर मास्टर निंग सभी से कहता है तुम सभी मुझे फॉलो करोगे। फिर देखते हैं वह मेंशन के गेट के एंट्रेंस के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो तभी आसपास की माहौल डेंजरस होने लगता है। फिर हम देखते हैं चारों तरफ रेड कलर की लाइटनिंग जलने लगता है। फिर देखते हैं सभी मेंशन पर इंटर हो जाते हैं। फिर मास्टर निंग कहने लगता है कि जल्दी बताओ कि आखिर वेंग दाई की बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि जल्द से जल्द बॉडी को ठिकाना लगाना है, तभी इस मेंशन की ऊपर से लगी कर्स मिट जाएगा। फिर इसी दौरान मास्टर निंग की नज़र सामने रखी उस जायंट डिमोनिक स्टेचू पर जाती है, जिसे देख साथ ही वो अपनी काइन को जैसे ही ऊपर की ओर फेंकता है तो देखते हैं वह कॉइन कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर निंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम किसी से कम नहीं। फिर देखते हैं मास्टर निंग यह बात कर ही रहा होता है, तभी सामने से वह जाइन डिमोनिक स्टेचू वहाँ से गायब हो जाता है। वह डिमोनिक स्टेचू वहाँ से गायब होता देख सब डर के मारे काँप रहे होते हैं। फिर देखते हैं अचानक वह डिमोनिक स्टेचू वह सभी के पीछे आकर उन्हीं के ऊपर गिरने लगता है, तो वह सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग वह डिमोनिक स्टेचू से टकरा कर वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। फिर देखते हैं कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाता है। फिर गाइस यहीं से हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। गाइस अगर इस वीडियो में 1000 व्यू आ जाता है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे 1000 व्यू आएगा तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर दोगे, और आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वह जायंट स्केलेटन डीमन सभी तरफ तबाही मचाया होता है। फिर देखते हैं वह स्केलेटन डीमन मास्टर निंग के ऊपर हमला जैसे ही करता है तो वहाँ मास्टर निंग वहाँ से दूर फेंका जाता है। फिर देखते हैं वह जायंट स्केलेटन डीमन फिर से मास्टर निंग के ऊपर हमला करने आता है तो मास्टर निंग वहाँ से दूर भागने लगता है। फिर देखते हैं दूर भागते हुए मास्टर निंग अपने पास से कई सारे तलिस्मान निकालते हुए तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए जायंट स्केलेटन डीमन पर जैसे हमला करता है तो देखते हैं जो वह जायंट स्केलेटन डीमन वह तलिस्मान से बचते हुए मास्टर निंग की तरफ आने लगता है तो मास्टर निंग वहाँ से साइड हट जाता है। फिर हम शाओलिंग और चेंग जी और जनरल को देखते हैं, वह सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर वह तीनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। फिर वहीं बाहर का सीन को देखते हैं, जायंट स्केलेटन डीमन मास्टर निंग के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ा होता है मारने के लिए। फिर हम देखते हैं मास्टर निंग जायंट स्केलेटन डीमन को चकमा देते हुए उसकी ऊपर आ जाता है। फिर मास्टर निंग कई सारे तलिस्मान निकालते हुए अपनी ब्लड की मदद से उसे एक्टिवेट करते हुए वहाँ एक बड़ा धमाका कर देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ सभी तरफ फोगी फॉग उड़ने लगता है, अच्छे से चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर देखते हैं मास्टर निंग को वह जायंट स्केलेटन डीमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, वहाँ से एकदम से सुन सपाट हो गया होता है। फिर देखते हैं शाओलिंग और चेंग जी को, वह भी टेबल के नीचे से इधर उधर देखने लगते हैं। फिर देखते हैं वह सब इधर उधर देख रहे होते हैं, तभी वह टेबल के पास ही वह जायंट स्केलेटन डीमन अपनी सर को निकालता है जमीन के नीचे से, तो वह सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर देखते हैं वह जायंट स्केलेटन डीमन वह तीनों के ऊपर हमला कर देता है तो चेंग जी और जनरल नहीं बच पाते, वह जायंट स्केलेटन डीमन से टकरा कर वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। लेकिन शाओलिंग को देखते हैं वह किसी तरह बच जाती है। फिर देखते हैं वह जायंट स्केलेटन डीमन चेंग जी के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो पीछे से मास्टर निंग अपनी ब्लड से एज स्क्रैप्चर बना के वह जायंट स्केलेटन डीमन को वहीं पर रोक देता है। फिर देखते हैं फिर से मास्टर निंग अपने पास से कई सारी तलिस्मान को वहीं पास पिलर में लगाते हुए उसे एक्टिवेट करते हुए तलिस्मान से देखते हैं रस्सी निकालते हुए वह मॉन्स्टर को सभी तरफ से जकड़ लेता है। फिर देखते हैं मौका मिलते ही चेंग जी एक रॉड से वह जायंट स्केलेटन डीमन पर हमला करता है तो देखते हैं वह जायंट स्केलेटन डीमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चेंग जी वहां से दूर फेंका जाता है। फिर देखते हैं वह जायंट स्केलेटन डीमन अपनी सर को चारों तरफ घुमाने लगता है तो तभी वहाँ चारों तरफ रेड कलर का फॉग ही फॉग उड़ने लगता है। फिर हम मास्टर निंग को देखते हैं, वह रेड कलर का फॉग के बीच में फंस गया होता है, वह धीरे धीरे वह डिमोनिक के कब्जे में आ रहा होता है। फिर दूर से देखते हैं शाओलिंग जैसे ही मास्टर करके चिल्लाती है तो मास्टर निंग तुरंत होश आ जाता है। फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी तलिस्मान से वह फॉग को हटा देता है। फिर देखते हैं अचानक वेंग दाई के वहां पास बॉडी आती हुए मास्टर निंग की सोल को
एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन मास्टर निंग तुरंत होश आते हुए वेंगदाई की बॉडी को एक पंच मारते हुए अपने आप से दूर कर देता है। फिर देखते हैं मास्टर निंग तुरंत अपनी पास से कई सारे तलिस्मान निकालते हुए वह तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए थंडर पावर को यूज करते हुए वेंगदाई की बॉडी पर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं वेंगदाई की बॉडी वहीं पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर देखते हैं वह पैलेस के अंदर वहां पर एकदम सुन सपाट हो गया होता है। ऐसा लग रहा होता है वह जाइंट स्केलेटन डीमन मारा जा चुका है। फिर तभी मास्टर निंग शाओलिंग और चेंगजी को कहने लगता है कि वहाँ छुपे मत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दिया हूँ, अब तुम बाहर आ सकती हो। फिर देखते हैं चेंगजी उसका हाथ को देखते हुए कहता है मास्टर आपके हाथ को देखो। फिर देखते हैं जैसे ही देखता है तो डिमोनिक ऑरा ने मास्टर निंग को अपने कब्जे में लेने लगता है। फिर देखते हैं वहाँ सभी तरफ डिमोनिक ऑरा घूमने लगता है। धीरे धीरे करते हुए मास्टर निंग को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में कर लेता है डीमन। फिर देखते हैं शाओलिंग चेंगजी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भाग पाते तभी पीछे से मास्टर निंग ने वह दोनों को अपनी पावर से अपनी ही तरफ खींचने लगता है, जो कि उसके अंदर वह डिमोनिक कर रहा था। फिर देखते हैं वह दोनों अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मास्टर निंग अपने पास वह दोनों को किसी तरह अपने पास ले आता है। फिर देखते हैं वह दोनों की स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है भारी आवाज में, मुझे इस काम में बहुत साल लग गए तुम जैसे परफेक्ट वेल्स को ढूंढने के लिए, और मैंने इसी दिन के लिए तो तुम दोनों को अब तक हाथ में रखा था। फिर देखते हैं मास्टर निंग वह दोनों का स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, तभी अचानक शाओलिंग के बॉडी से एक इननेट फॉक्स स्पिरिट अपीयर होता है, जो कि मास्टर निंग पर सीधा हमला कर देता है। फिर देखते हैं वह फॉक्स मास्टर निंग के ऊपर हमला कर पाता। मास्टर निंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए वह फॉक्स को ही वहां से दूर फेंक देता है। वह फॉक्स एक छोटे बेबी में कन्वर्ट होती हुए वहाँ एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती हुए वहाँ से कहीं जाने लगता है। फिर हम देखते हैं एक कैद रेड फॉक्स स्पिरिट को वह रेड फॉक्स स्पिरिट के अंदर इनेट फॉक्स स्पिरिट के सोल्स चला जाता है। फिर वह रेड फॉक्स स्पिरिट कहने लगता है कि फाइनली मेरी पावर मेरे पास वापस आ चुका है और मैं 5 सालों से यहाँ पर कैद था। फिर वहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं मास्टर निंग थोड़ा होश आता है तो वह दोनों के ऊपर फिर से तलिस्मान लगा देता है ताकि कोई इविल स्पिरिट उनके ऊपर काबू न कर पाए। फिर देखते हैं तभी जनरल को होश आती ही कहता है मास्टर निंग मुझे लगा ही था कि तुम ही हो जो कि वह मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकती हो, तुम फाइनली वह मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिए। फिर देखते हैं जनरल की नज़र वहीं पड़े शाओलिंग और चेंगजी के ऊपर जाता है तो वह कहने लगता है मास्टर निंग यह दोनों क्या हुआ। फिर मास्टर निंग कहने लगता है तुम फिक्र ना करो, यह दोनों को कुछ नहीं हुआ है। यह कह ही रहा होता है तभी देखते हैं अचानक वह इविल स्पिरिट फिर से मास्टर निंग के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। देखते हैं इस बार वह इविल मास्टर निंग का पेट से अपने हाथ निकालते हुए सीधा मास्टर निंग का गर्दन को पकड़ते हुए उसे मरोड़ने लगता है। फिर ऐसे करते हुए मास्टर निंग को जान से ख़त्म कर देता है। फिर वह इविल पूरी तरह से मास्टर निंग की बॉडी में कंट्रोल कर लेता है। फिर देखते हैं जर्नल को वह मास्टर निंग की ऐसी मौत देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर वह चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम हेवन को देखते हैं। हेवन में एक स्पिरिचुअल एनर्जी को वह हेवन से होते हुए सीधा चेंगजी का बॉडी में इंटर हो जाता है। फिर वहीं मास्टर निंग को देखते हैं, वह ठरकी निगाहों से शाओलिंग को देखने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम फिर से हेवन को देखते हैं जो कि चेंगजी इंपीरियल सिटी में इंटर हुआ था तो उसे हेवन देखने को मिला था। उसी को फिर से हमें देखने को मिलता है जो कि कुछ डिसाइपल वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमें वही गॉडेस को देखने को मिलता है और वहीं टू सेम चेंगजी की शक्ल का भी एक बंदा को देखने को मिलता है जो कि वह गॉडेस अपनी तरफ बुलाती हुए कहती है चेंगजी वापस जाने के समय आ गया है। फिर देखते हैं चेंगजी जैसे ही गॉडेस के पास पहुंचता है तो गॉडेस अपनी पावर से अटैक करते हुए देखते हैं चेंगजी को नीचे की ओर भेजने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि चेंगजी का बॉडी के आर पार एक शॉट गुस्सा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम चेंगजी को देखते हैं, वह हेवन से वह सोल आते हुए सीधा चेंगजी के बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। देखते हैं चेंगजी को होश आ जाता है। फिर वहीं शाओलिंग के बगल में ही देखते हैं मास्टर निंग को वह कुछ करने ही वाला होता है, वह कुछ कर पाता तभी देखते हैं
चेंग जी अपनी एक ही अटैक में रनिंग की सर को धड़ से अलग कर देता है। फिर देखते हैं उसकी बॉडी से एक कॉइन बाहर निकलता है तो चेंग जी उसे पास रखते हुए कहता है, आखिरकार मैं कौन हूँ और एक ही नाम के दो लोग इस वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं चेंग जी यह सब कह रहा होता है तभी शाओलिंग के बॉडी के अंदर वही रेड फॉक्स की स्पिरिट आके एंटर हो जाता है। फिर चेंग जी शाओलिंग के पास जाते हुए शाओलिंग के फोरहेड पर एक स्क्रिप्चर बना देता है तो देखते हैं शाओलिंग को होश आ जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एक जंगल को देखते हैं, कोई छाता उड़े जा रहा होता है तभी अचानक उस जंगल में हलचल होने लगता है तो वह रुक जाता है। फिर देखते हैं अचानक कोई हमला करता है तो वह अपनी छाता की मदद से वह अटैक को डोज कर लेता है। फिर देखते हैं कुछ एनिमीज वह पर्सन के ऊपर हमला करने लगता है तो वह बहुत ही आसानी से धोती हुए उसे दूर फेंक देता है। फिर देखते हैं वह एनिमी फिर से वो पर्सन के ऊपर हमला करता है तो यह इस बार वह पर्सन एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। फिर देखते हैं जंप लगाकर वह पर्सन ऊपर चला जाता है, फिर इधर उधर देखने लगता है। फिर देखते हैं अपनी छाता को एक्टिवेट करता है तो देखते हैं वह छाता गोल गोल घूमने लगता है और एकदम अमेजिंग दिखने लगता है। फिर देखते हैं वह एनिमी जैसे ही हमला करने आता है तो देखते हैं वह छाता से ठंडर से हमला होता है लेकिन वह एनिमी बहुत आसानी से बच जाता है। फिर देखते हैं वह एनिमी अटैक करते हुए वह पर्सन को नीचे की ओर फेंक देता है लेकिन देखते हैं वह पर्सन अपनी छाता की मदद से वह एनिमी को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। फिर उसके पास जैसे ही जाता है तो वह एनिमी कहने लगता है कि तुम ये मत सोचना, तुम यहाँ पर हमारी जान लेकर बच जाओगी। फिर देखते हैं वह और कोई नहीं एक लड़की होती है, उसका नाम हमें बताया जाता है झाओ सेंगर और झाओ सेंगर झाओ सिटी का प्रिंसेस होती है। फिर देखते हैं झाओ सेंगर वह एनिमी को खत्म करती हुई वहाँ से जाने लगती है तो तभी अचानक से कोई हमला करता है तो झाओ सेंगर बहुत आसानी से बच जाती है। फिर देखते हैं फिर से हमला करता है तो इस बार झाओ सेंगर अपनी छाता की मदद से रोकते हुए उसी नाइफ से उसी एनिमी को ख़त्म कर देती है। फिर देखते हैं वह दूसरा एनिमी अपनी नाइफ से हमला करता है तो झाओ सेंगर बहुत आसानी से बचती हुए अपनी छाता को गोल गोल घुमाते हुए आधा जंगल की बमूज को काट कर एक ही सेकंड में सफाया कर देती है। फिर देखते हैं वह सभी एनिमी झाओ सेंगर के ऊपर जैसे हमला करने आते हैं तो झाओ सेंगर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ऊपर जाते ही वह एनिमी को बमूज से मारने लगती है। फिर देखते ही देखते वह सभी एनिमी को ख़त्म कर देती है। फिर देखते हैं एक बमूज का ऊपर जाके खड़ा हो जाती है, फिर अपने आंखों की पट्टी को खोलते हुए कहने लगती है, माँ जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उन सब को मैं सजा दे कर रहूंगी। यह कहते साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। गाइस इस वीडियो का व्यू टारगेट रखते हैं 2000। अगर 2000 आ गया तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे 2000 होता है तो तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा एपिसोड 2 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। हम एक जंगल में बम्बू फॉरेस्ट के अंदर बने एक घर को देखते हैं जिसके अंदर चेंग जी मौजूद होता है और वह शाओलिंग के लिए हर्ब टी बना रहा होता है। फिर शाओलिंग को देखते हैं, उसे जैसे ही होश आता है तो उसको वही विजन्स आ रहा होता है जो उसके मास्टर के साथ हुआ था। उसी विजन्स को देखकर वह चिल्लाती हुई बैठ जाती है और वह बुरी तरह से डरी होती है। फिर जैसे ही उसकी नज़र चेंग जी के ऊपर जाता है तो शाओलिंग अपने मन ही मन कहने लगती है, क्या सीनियर ब्रदर एकदम से सही सलामत हैं? जिसके बाद चेंग जी से पूछने लगती, ब्रदर क्या तुम्हें ज़रा से भी डर नहीं लग रहा जो कुछ भी हमारे साथ हुआ? फिर चेंग जी कहने लगता है नहीं तो। फिर शाओलिंग पूछने लगती है, क्या मास्टर मर चुके हैं? फिर चेंग जी कहने लगता है हाँ। फिर हम शाओलिंग को देखते हैं, वह कुछ सोचने लगती है। फिर कुछ समय के बाद सोचने के बाद कहने लगती है, एक बात बताओ हम कैसे बच गए? यह सुनकर चेंग जी कहने लगता है, शायद हमारा किस्मत था इसलिए हम बच गए। यह सुनकर शाओलिंग को देखते हैं, वह डरने लगती है। फिर चेंग जी शाओलिंग के पास जाती हुए हर्ब टी देती हुए कहने लगता है, यह टी पी लो, तुम्हारे सेहत के लिए बढ़िया है। चेंग जी कहते साथ ही वह टी को देती हुए वहाँ से शाओलिंग से थोड़ा दूर चला जाता है। फिर शाओलिंग वह हर्ब टी को पीते हुए कहने लगती है, ब्रदर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और मैं उस समय बहुत डरी हुई थी और तुम उस वक्त मेरे सामने खड़े थे और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
जो सुनकर चेंग जी कहने लगता है कि चिंता ना करो, मुझे तो पहले का ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। फिर शाओलिंग यह सुनकर शाओलिंग कहने लगती है, आप किस चीज़ का बात कर रहे हो? फिर चेंग जी अपने मन में कहने लगता है, मैं कैसे बताऊं, मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे मास्टर ने मुझे जान से मार दिया और मैं इस बॉडी के अंदर आके फंस चुका हूँ। फिर देखते हैं शाओलिंग उठकर चेंग जी के पास जाती हुई कहने लगती है, ब्रदर क्या तुम कभी मुझे हर्ट तो नहीं करोगे? फिर चेंग जी कहने लगता है, भला मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? लेकिन शाओलिंग को देखते हैं वह अभी भी डरी होती है। वह फिर से चेंग जी से पूछते हुए कहने लगती है, ब्रदर क्या तुम ही हो मेरे पहले वाली सीनियर ब्रदर? फिर चेंग जी कहने लगता है, अगर तुम मुझे सीनियर ब्रदर कहा है तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारी सीनियर ब्रदर ही हूँगा। फिर शाओलिंग को देखते हैं वह अभी भी डरी होती है। वह चेंग जी से थोड़ा पीछे होती हुई कहने लगती है, नहीं तुम मेरे पहले वाली सीनियर ब्रदर नहीं हो। यह सुनकर चेंग जी शाओलिंग के पास जाती हुई कहने लगता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ। मास्टर की सीक्रेट मनी कहाँ पर रखा है मुझे पता है। फिर साथ ही देखते हैं चेंग जी मास्टर के सीक्रेट मनी का लोकेशन भी सही बता देता है। यह सुनकर शाओलिंग हैरान हो जाती है। फिर चेंग जी कहने लगता है, अगर मैं आपका सीनियर ब्रदर नहीं होता तो मुझे थोड़ी पता होता कि मास्टर का सीक्रेट मनी कहाँ पर रखी है। फिर देखते हैं चेंग जी घर का अंदर जाते हुए शाओलिंग को बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जो एक बार मारे जाते हैं वह दोबारा जिंदा नहीं हो पाते, लेकिन मैं झाओ डायनेस्टी में दोबारा पैदा हुआ हूँ। मुझे तो बहुत सी चीज़ें पता है और बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर जैसा ही रहूँगा। फिर देखते हैं चेंग जी शाओलिंग का सर में हाथ फेरते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। हम हेवनली जेट पैलेस का बाहर का सीन को देखते हैं, जहाँ पर वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था और हम वहाँ कुछ गार्ड्स को भी देखते हैं। फिर वहीं झाओ सिंगर को भी देखते हैं, वह भी वहीं आने लगती है तो वहाँ का गार्ड चारों तरफ से झाओ सिंगर को घेर लेते हैं। तो झाओ सिंगर अपने पास एक गोल्डन कलर का टोकन दिखाती है तो वहाँ की सभी गार्ड्स रिस्पेक्ट के साथ झाओ सिंगर के सामने झुक जाते हैं। फिर झाओ सिंगर पैलेस के अंदर चली जाती है। फिर अंदर का सीन को देखते हैं हम, झाओ सिंगर अपने घुटने के बल होती हुए रोती हुए माफ़ी मांगती हुए कहने लगती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ पाई। फिर देखते हैं वह पैलेस के अंदर से एक वॉइस सुनाई देता है कि तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम शाओलिंग और चेंग जी को देखते हैं। शाओलिंग चेंग जी को देखती हुए कहने लगती है, सीनियर ब्रदर हमें शायद वापस लौट जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को पहले जैसे जीने की कोशिश करते हैं। फिर चेंग जी कहने लगता है, इस झाओ कैपिटल ने हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बस अपनी फेट को चेंज करने के लिए, लेकिन वह लोग फिर भी इसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। फिर हम देखते हैं आसमान से 3 रेड कलर का एनर्जी झाओ डायनेस्टी में आती हुई वहाँ की लोगों को मारने लगती है। देखते ही देखते वह रेड कलर का एनर्जी बहुत सारे लोगों को मार देता है। फिर हम चेंग जी को देखते हैं, उसे भी पता चल जाता है कि झाओ डायनेस्टी में बहुत सारे लोग मारे गए। फिर चेंग जी कहने लगता है, इस झाओ डायनेस्टी में तो बहुत सारे लोग मारे गए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर सोल्स होते हैं। फिर शाओलिंग को देखते हैं, वह चेंग जी की ऐसी पहेलिया जैसी बात सुन उसे तो कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है। वह कहने लगती है, आखिरकार आप क्या बोलना चाहते हो? फिर चेंग जी को देखते हैं, वह तो अपनी ही बातों में गुम होता है, वह शाओलिंग का बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह कहने लगता है, इस विश्व में कुछ भी चीज़ मरे हुए को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिनका यूज करते हुए लोग मरे हुए को भी वह सोल्स को जिंदा कर देते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम झाओ डायनेस्टी के अंदर वही रेड कलर का एनर्जी देखते हैं, वह सभी सोल्स को एक जगह गैदर कर रहा होता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एक पैलेस के अंदर वहाँ का जनरल को दिखाया जाता है, उसका नाम सिहाओ वेंग होता है। फिर देखते हैं वह रेड कलर का एनर्जी वहाँ भी पहुँच जाता है और वह जनरल को जान से मार देता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम चेंग जी को देखते हैं, उसे यह भी एहसास हो जाता है कि झाओ डायनेस्टी का जनरल मारा जा चुका है। फिर चेंग जी कहने लगता है, एक और मारा जा चुका है, अब लगता है कि अगली बारी शायद हमारा है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम
झाओ सेठी का एक एल्डर को देखते हैं, वह एक जगह खड़ा होता है। फिर तभी वहीं झाओ सियांगर को आते हुए देखते हैं। फिर ओल्ड मैन को देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। फिर वह कहने लगता है कि तुम यहाँ फाइनली आ ही गए, तुम्हें 3 साल बाद देख रहा हूँ, आखिरकार तुम कैसी हो। यह सुनकर झाओ सियांगर फिर कहने लगती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं कुछ पूछने के लिए यहाँ आई हूँ। जिसके बाद वह अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है कि 20 दिन पहले मेरी माँ को हेवनली जेट पैलेस यानी कि कियान्यू पैलेस में घेर लिया गया था, तो मेरी माँ को आपने क्यों नहीं बचाया? तुम वहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे थे? फिर देखते हैं झाओ सियांगर गुस्से से अपनी एनर्जी अनलिश करती है तो वह एल्डर बुरी तरह से डर जाता है। फिर वह एल्डर डरते हुए कहने लगता है, मैं ही जानता हूँ उस वक्त वहाँ क्या हुआ था और ना ही मैं इस वक्त आपका कुछ कर सकता हूँ। जो सुनकर झाओ सियांगर कहने लगती है, ऐसी बात है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर झाओ सियांगर का कहते साथ ही फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम इंपीरियल सिटी में चेंगजी और शाओलिंग को देखते हैं और हम वहीं पर इंपीरियल सिटी का जनरल को भी देखने को मिलता है, जो कि चेंगजी को कुछ पैसा का थैली देते हुए कहने लगता है, मुझे तुम्हारी मास्टर की मौत से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम दोनों अब यह इंपीरियल सिटी को छोड़कर जा सकते हो। यह बोलकर वह तेजी से वहां से जाने लगता है। फिर पीछे से चेंगजी चिल्लाते हुए कहने लगता है, किस बात की इतनी जल्दी है, पहले हमारे सवाल का जवाब तो दो। फिर वह जनरल कहने लगता है, मेरे पास सवाल का जवाब देने का समय नहीं है और बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से जल्द चले जाओ, क्योंकि इस सिटी के अंदर पूरा खराब माहौल चल रहा है और हमने हमारे कुछ लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड में भेज दिया है ताकि वह कुछ नए पावरफुल लोगों को लेकर आए और यहाँ जितने भी इविल स्पिरिट हैं उन्हें ख़त्म करने में मदद कर सकें। फिर चेंगजी कहने लगता है कि तुम पावरफुल पर्सन को ढूंढना बंद करो, क्योंकि वह नहीं मिलने वाला है, क्यों ना वह काम मुझे दे दो। यह सुनकर देखते हैं शाओलिंग पूरी तरीक़ा से हैरान हो जाती है। फिर वह जनरल को भी देखते हैं, वह भी हैरान हो जाता है। फिर वह कहने लगता है, क्या तुम भूल गए पिछली बार तुम मरते मरते बची हो और तुम दोबारा उसी काम को करना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? फिर देखते हैं यह सुनकर चेंगजी कहने लगता है, तुम नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है कि वह इविल स्पिरिट खुलेआम घूम रहा है और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा दूसरा साथी को वह इविल स्पिरिट जान से मार चुका है। यह सुनकर देखते हैं वह जनरल पूरी तरीक़ा से हैरान हो जाता है। वह हैरान के मारे कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा साथी को वह इविल स्पिरिट मार दिया है? फिर चेंगजी कहने लगता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी बात करने का मूड में नहीं हूँ। यह सुनकर जनरल कहने लगता है, तुम पर इतना कॉन्फिडेंस देखकर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रहा हूँ, चलो मेरे पीछे आओ। हाँ, लेकिन तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, वहाँ कुछ भी होगा तो तुम खुद ही हैंडल कर लेना। फिर जनरल क्या कहते साथ ही यहाँ से सीन कट होता है। फिर हमें एक मिस्टीरियस सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सियाओ वेंग की मौत मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। फिर हम उसके फोरहेड पर एक मार्क देखते हैं जो कि उसी मार्क जैसा होता है जो कि वेंगदाई की फोरहेड पर था। फिर चेंगजी उसका फोरहेड पर वह मार्क को देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार इसके साथ क्या हुआ? फिर जनरल कहने लगता है, इतने सारे सवाल क्यों? तुम खुद ही ना यहाँ पता लगाने आए हो यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक करने के लिए ना आए हो, तो इतने सारे सवाल क्यों? फिर देखते हैं जनरल का पूरी बात हो पाता, तभी बीच में चेंगजी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस बार तो ए मरा है, मुझे लगता है कि अगली बार तुम्हारा हो सकता है। यह सुनकर जनरल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर देखते हैं जनरल थोड़ा घबराते हुए कहने लगता है, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? फिर जनरल का यह कहते साथ ही हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। गाइस, हम इस वीडियो में व्यू टारगेट रखेंगे 15 से 2000 तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कंप्लीट कर दोगे। जैसे ही 15 से 2000 तक व्यू आएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत अपलोड कर दूंगा। और आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी एपिसोड जहां से एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। और हाँ गाइस, इस सीरीज का 1, 2, 3 एपिसोड नहीं देखा है तो उन तीनों एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, तो उसे तुरंत देख लो, नहीं तो आगे की एपिसोड समझ नहीं आएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी किए हम एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं जहां पर कि वैंग शियाओ की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई थी और फिर हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर भी वो सेम मार्क होता है जो कि हमने जनरल वेंगदाई के फोरहेड पर भी देखा था। पर इस मार्क को देखते हुए निंग चुआंग कहने लगता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, जिस पर वो जनरल कहने लगता है कि तुम तो यहां पर एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे ना, तो आखिर इतने सारे सवाल क्यों? खुद ही सब कुछ ठीक करो और जान जाओ।
यहाँ पर वो अपनी बात पूरी कहता है। तभी बीच में ही निंग छुआंग कहने लगता है कि अगर इस बार ये मरा है तो अगली बारी आपकी होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर आसपास के डस्ट एक जगह पर गैदर होने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर उनका मास्टर भी आ जाता है। जिसके बाद अपने एल्डर को देखते साथ ही सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि उनका मास्टर बताने लगता है कि जैसा कि इस लड़के ने अभी अभी बताया है वो सच हुआ तो सच में अगली बारी तुम्हारी होगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने स्टिक से जनरल वैंग शियाओ के कंधे पर उसे टच करता है, जिससे उसकी बॉडी आग में जलना शुरू कर देती है, जो देखकर वहां मौजूद सारे सोल्जर्स डर के मारे भाग जाते हैं। यहां पर वो अपने ही लोगों को ऐसे डर के मारे भागता हुआ देखकर कहने लगता है कि अगर ये डरपोक दोबारा मेरे सामने आ गए ना तो इनकी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। जिसके बाद हम इस मास्टर के हाथ में वो लकड़ी से बना हुआ स्क्रॉल देखते हैं, जैसे कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और फिर वो आदमी भी यहां से गायब हो जाता है। यहां पर हम शियाओलिन को देखते हैं, जहां पर वो यहां मौजूद स्पिरिट्स के बारे में पूछने लगती है, जिस पर जनरल बताने लगता है कि यहां पर एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और रेड बैम्बू माउंटेन से बिलोंग करता है। लेकिन वो यहां पर एक चौंकाने वाली बात ये कहता है कि यहां पर एक बहुत ही पावरफुल वेम्पायर भी है और मुझे डर है कि अगर इन दोनों ने हाथ मिलाया तो हमारे लिए तबाही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहां पर शियांगर भी आ जाती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। यहां पर फिर निंग छुआंग भी उसे देखकर खो जाता है और इसी दौरान शियाओलिन कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि जब हमारे फॉर्मर एम्परर किंग डायनेस्टी से वापस आए तो वो अपने साथ एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को ले आए जिन्हें कि वो एक गॉडेस की तरह पूजते थे और जो कि हमारे इस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा मिरेकल्स भी साबित हुई। जहां पर हम देखते हैं कि निंग छुआंग उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें पूरी तरीके से मोहित हो जाता है, उसमें खो जाता है। और यहाँ पर शियाओलिन आगे बताती है कि यहाँ पर तुम जो शियांगर को देख रहे हो ये उन्हीं की बेटी है। इसके साथ हम देखते हैं कि शियांगर अंदर की तरफ एंटर हो जाती है। यहाँ पर निंग छुआंग तो अभी भी उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है वहां का जनरल और बाकी सारे सोल्जर्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि शियांगर यहाँ पर उसी जनरल से सवाल करते हुए पूछने लगती है कि एक बात बताओ कि आखिर 20 साल पहले मेरी मदर के साथ क्या हुआ था। जो सुनकर यहाँ पर उस जनरल के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर वो डर के मारे कहने लगता है कि प्रिंसेस हमें नहीं पता कि आखिर हम आपको किस मुंह से जवाब दें। और फिर वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि जब से आपके फादर गुजरे हैं आपकी मदर ने जरा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली, तो भला जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना ही नहीं चाहता तो हम उनके लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस क्यों ही करते। जिस पर शियांगर जवाब देते हुए कहती हैं मेरी मदर से जो भी बन पड़ा उन्होंने मेरे लिए वो सब किया, लेकिन तुम उनकी पूरी कहानी को नहीं जानते तो आखिर तुम होते कौन हो उन्हें इस तरीके से जज करने वाले। जिस पर वो जनरल हंसने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आज से आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं। जिस पर हम देखते हैं कि शियांगर कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वो अपने वेपन को घसीटते हुए उसके करीब जाना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो जनरल आगे कहता है कि हमने बीते 3 सालों में बहुत सी जगहों को खो दिया, हमारी आधे से ज्यादा टेरिटरीज हमारी नहीं रही, जान माल का जो नुकसान हुआ है उसका तो मैं आपको बता भी नहीं सकता और ये सब कुछ बदल सकता था अगर 3 साल पहले ही आपने हमारी कमांड संभाल ली होती। इसी दौरान हम देखते हैं कि शियांगर आते साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगती है कि बताओ मेरी मदर की बॉडी कहां पर है। जिस पर जनरल सॉन्ग कहने लगता है कि रिवेंज लेने का तो आप सोचे भी मत, वरना जितने भी लोग बचे हैं हम उन्हें भी खो देंगे। यहाँ पर शियांगर अपने हाथ को टाइटली उसके कंधे पर होल्ड करती है, जो देखकर यहाँ पर शियाओलिन डर जाती है और फिर वो निंग छुआंग के पीछे छुपने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर शियांगर कहने लगती है कि जनरल सॉन्ग आज तक आपने हमारे इस किंगडम के लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। जो कहते हुए वो वहां से जाने लगती है और यहाँ पर निंग छुआंग उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी नजरें फेर लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जाने के बाद वो जनरल सॉन्ग यहाँ पर उन दो से कहता है कि अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जहां पर हम शियाओलिन को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग दौड़ते हुए आ जाते हैं और आते साथ ही निंग छुआंग को पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम वही हो जो कि यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं। जिस पर जनरल सॉन्ग कहने लगता है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ठीक नहीं हो सकती और ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। जो सुनकर तो निंग छुआंग कहने लगता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों को अपनी वाइफ के पास ले आता है। यहाँ पर ये खूबसूरत लड़की निंग छुआंग को देखकर कहने लगती है कि ये लिटिल टॉयज तो काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। जरा असल ये जो लड़की है ना, असल में यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो बस यहाँ पर नाटक कर रही है। अब ये देखकर यहाँ पर निंग छुआंग भी उसके इस नाटक को समझ जाता है और फिर वो शियाओलिन से एक कॉइन को मांगता है, जो सुनकर वो उसे एक कॉइन दे देती है।
यहाँ पर वो इस कॉइन को टॉस करते हुए उसे ऊपर की तरफ उछालता है। जो यहाँ पर वो लड़की भी ये सब देख रही थी और काफी ज्यादा सेड्यूसिव वे में उसी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। लेकिन तभी निंग छुआंग उस कॉइन से स्वॉर्ड इंटेन की एनर्जी को उसकी तरफ तेजी से थ्रो करता है और फिर रोक लेता है, जो देखकर वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर फिर निंग छुआंग उस लड़की से कहने लगता है कि तो क्या अब तुम बेहतर महसूस कर पा रही हो? जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की भी अब कह रही होती है कि हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जिस पर निंग छुआंग कहने लगता है कि हमें बस रहने के लिए एक जगह दे दो। असल में यहां पर निंग छुआंग को इस शियांगर के बारे में पता लगाना था, इसी वजह से वो यहां पर रुकना चाहता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें उस लेडी को भी दिखाया जाता है। यहां पर निंग छुआंग छुपकर उसी लेडी के रूम में आ जाता है और आते साथ ही वो उसके पीछे एक इंचैंटमेंट पेपर को लगा देता है। यहां पर निंग छुआंग को अपने पीछे देखकर और रात के इस वक्त में स्पेशली उसे देखकर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम जानते हो ना कि तुम रात के इस वक्त किसके रूम में आए हो। जिस पर हम देखते हैं कि निंग छुआंग उसे बेड पर लिटाते हुए कहने लगता है कि मुझे यहां पर तुमसे कुछ जानना है। मुझे बताओ आखिर तुम्हारे और हाइनेस के दिमाग में क्या चल रहा है। जो सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि योर हाइनेस तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि निंग छुआंग वहां पर एक कुर्सी में बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर की क्या प्लानिंग चल रही है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो फिर भी नाटक कर रही होती है। जो देखकर निंग छुआंग यहां पर एक शार्प नीडल जैसी ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा उसकी आंखों की तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है कि एक बात अच्छे से सुन लो, मैं यहां पर तुम्हारी तरह नाटक करने के लिए नहीं आया हूं। अब तुम बस एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर का क्या प्लान है और 3 साल पहले उसने क्या किया था। अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका मास्टर कौन है 3 साल पहले की क्या मिस्ट्री है, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। सो है गाइस, हमारी एपिसोड जहां से एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं यहां पर वो लेडी निंग छुआंग से सवाल करते हुए पूछने लगती है कि आखिर वो असल में है कौन। जो सुनकर वो उस लड़की को बताने लगता है कि मैं एक लिटिल टाओइस्ट प्रीस्ट हूं, लेकिन इस वक्त अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा और मुझे तुम्हारी जान लेने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो सुनकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 3 साल पहले की हिस्ट्री बताना शुरू कर देती है और बताने लगती है कि 3 साल पहले हमारे इस जाओ किंगडम में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जा रहा था जो कि हर 10 साल में एक बार होता है। इसी दौरान हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जाओ कैपिटल में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसी दौरान हमें जाओ शियांगर को दिखाया जाता है। हालांकि यहां पर इसकी पर्सनैलिटी थोड़ा अलग है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही थी। इसी दौरान जब शियांगर एक पैलेस की छत पर बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रही थी और ड्रिंक पी रही थी, इसी दौरान एक प्रिंस की नजर उस पर जाती है जो कि पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है और यहां पर वो जाओ कैपिटल के अंदर आते साथ ही एक मैरिज प्रपोजल को देते हुए कहने लगता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है जो कि रॉयल पैलेस के टॉप पर बैठकर फ्राइड चिकन को खा रही थी। अब यहां पर इस स्ट्रेंज लड़की के बारे में सुनकर वो सभी जनरल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्यों ना हम पहले अपने अलायंस के बारे में बात कर लें। जिस पर वो प्रिंस कहने लगता है कि ये सब बात करने के लिए मेरे सबॉर्डिनेट्स यहां पर हैं, क्योंकि अब मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूं और ये चीज इस वक्त सबसे ज्यादा मैटर करती है। जहां पर फिर वो प्रिंस कहने लगता है कि चलो भी जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवाओ। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहां पर इस प्रिंस के सारे सिपाहियों को यहां पर शियांगर ने अपने मेंशन से लात मारकर निकाल फेंकती है। अब यहां पर वो प्रिंस उसे इंप्रेस करने के लिए लंबी लंबी फेंकने लगता है कि मैं 7 साल की उम्र से ही बहुत ही टफ ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा हूं और मेरा मास्टर मुझे जीनियस कहा करता है और मैंने इस बारे में सुना है कि इस जाओ किंगडम में भी एक जीनियस है, इसीलिए आज मैं यहां पर तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहां पर जैसे ही शियांगर उसके सामने आती है तो वो प्रिंस लट्टू की तरह झूमना शुरू कर देता है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि शियांगर उसके पास जाते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और फिर वो उसके गालों पर वो थप्पड़ों की बारिशें करना शुरू कर देती है और वो उस प्रिंस को मार मार के उसके गाल लाल कर देती है। यहां पर वो प्रिंस कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो वो हो ही नहीं सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शियांगर उसको एक जोरदार किक मारकर उसे पानी में गिरा देती है। जहां पर फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंस वहां बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो बस। फिर क्या हम देखते हैं कि यहां पर उसके सारे वॉरियर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जो देखकर शियांगर भी रेडी हो जाती है उनसे फाइट करने के लिए और अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए
अपनी फायर एलिमेंट की पावर्स का भी यूज करने लगती है और हुए जंप करते हुए हवा में एक एक को वहां पर धूल चटा रही थी और फिर एंड में वो एक किक मार के सारे सिपाहियों को वहां पर ढेर कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो प्रिंस भी जैसे तैसे करके ब्रिज के ऊपर आता ही है कि तभी वानियर उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तो जीनियस अब तुम्हारी बारी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसके सामने एक फ्लाइंग स्वॉर्ड आ जाती है जिससे वो बाल बाल बचती है और तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उस पर अटैक करना शुरू कर देती है जिसे वो डोज करते हुए थोड़ा दूर चली जाती है कि तभी यहां पर वो स्वॉर्ड मास्टर भी आ जाता है जिसे देखते साथ ही यहां पर शियांगर कहने लगती है कि तुम तो रोंगियो के स्वॉर्ड मास्टर हो। यहां पर शियांगर की मार्शल आर्ट स्किल्स को देखकर वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा योर हाइनेस, आपकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन मेरी जो गोल्डन स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक है ये सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी है। यहां पर उसकी ये बात सुनकर शियांगर कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है या नहीं, लेकिन तुम मेरा सामना फिर भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक स्वॉर्ड मास्टर के वर्दी हो। यहां पर इतनी बुरी बेइज्जती सुनने के बाद वो आदमी कहने लगता है कि मानना पड़ेगा आपकी जुबान भी काफी तेज चलती है, जो कहते हुए वो अपनी ड्रैगन स्नेक की पावर्स को अनलीज करना शुरू कर देता है जिससे सारे स्वॉर्ड अब स्नेक्स में बदल जाते हैं और तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर शियांगर उसे डोज करती है कि तभी एक स्नेक जैसे ही उसे काटने वाला होता है तो वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इसी मोमेंट में हम देखते हैं कि वो सारे स्नेक्स आकर उसे जकड़ना शुरू कर देते हैं और यहां पर वॉनियर कुछ भी नहीं कर पाती। जहां पर अब हम देखते हैं कि यहां पर एक बड़ा सा जाइंट स्नेक भी आ जाता है, लेकिन इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि वॉनियर अपने फिनिक्स पावर्स का यूज करते हुए उन सारे स्नेक्स को वहां पर जलाकर राख कर देती है और वहां से आजाद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर उस जाइंट स्नेक के सर पर सवार हो जाता है और फिर शियांगर पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। जैसे ही वो सांप अपना मुंह खोलता है, इसी मोमेंट पर शियांगर भी अपनी आईज को क्लोज करके अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाने लगती है और फिर जैसे ही वो सांप अपने मुंह से 100,000 स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है, हम देखते हैं कि इमीडिएटली शियांगर यहां पर अपनी स्वॉर्ड, जो कि एक अम्ब्रेला भी है, उसे वो यहां पर खोलकर एक शील्ड की तरह उसे यूज करती है, जिसके बाद वो हवा में जंप करती है और अपनी बर्निंग फिनिक्स नाम की टेक्निक का यूज करते ही उस सांप को यहां पर जान से मार देती है, जिससे वो स्वॉर्ड मास्टर भी वहां पर नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो उस प्रिंस की तरफ देखती है तो डर के मारे वो प्रिंस यहां पर खुद ही पानी में कूद जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर निंग चुआंग भी ये सारी बातें सुन रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहां पर शियांगर को दिखाया जाता है जहां पर वो अपने मास्टर से कहती है कि एक बार मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जितने भी विचेस हैं वो किसी भी कंट्री में अगर पहुंच जाए ना तो अपने पीछे बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स को भी ले आती हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ वो ये है कि असल में हमारी ये जो जाओ किंगडम है इसके जड़ें कहीं ना कहीं जाकर डीमंस से मिलती है। यहां पर इतनी बड़ी सच्चाई को सुनकर हम देखते हैं कि वो मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में किसने बताया, और सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें हमारी क्वीन ने क्या क्या बताया है। जिस पर वो कहने लगती है कि 100 साल पहले जाओ किंगडम के तब के जमाने के रूलर ने अपने एंसेस्टर से प्रॉमिस किया था कि वो यहां पर एक कंट्री को एस्टैब्लिश करेंगी, लेकिन एट द एंड इस जगह और इस कंट्री का क्या हाल हुआ ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। और मेरी मदर ने यह भी कहा था कि मैं जाओ किंगडम की आने वाली डेस्टिनी हूं यहां पर। ये सुनते साथ ही वो मास्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर वो उस बाउल को आगे करते हुए कहने लगती है कि हर किसी को अपनी गलती का अंजाम भुगतना ही होगा, जो कहते हुए वो वहां से जाने लगती है और फिर कहती है कि आप मास्टर हैं और मैं स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको अपने हाथों से नहीं मार सकती। जिसके बाद वो अपने अम्ब्रेला को लेते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको माफ कर दूंगी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग चुआंग और उस लेडी को दिखाया जाता है, जहां पर निंग चुआंग उस लड़की से पूछने लगता है कि तो आगे फिर क्या हुआ। जहां पर वो लड़की बताती है कि उसके बाद रेंग्यू बार बार उसे शादी के लिए फोर्स करता रहता था, लेकिन फिर जो क्वीन की मदर थी उन्होंने हमारे हाइनेस से कहा कि तुम यहां से चले जाओ और इंपीरियल सिटी को छोड़ दो। यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें कहते दौरान वो अपने पीछे एक फॉर्मेशन बनाकर उस एन्चांटमेंट पेपर को सप्रेस करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो आगे बताने लगती है कि लेकिन 20 दिन पहले ही, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बात पूरी करें इससे पहले ही यहां पर निंग चुआंग उसे इंटरप्ट करते हुए कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि अब आगे वो क्या करना चाहती है, आखिर उसका मकसद क्या है। जिस पर वो लड़की कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं कभी भी अपने बॉस को धोखा तो नहीं दूंगी। जो सुनकर निंग चुआंग उसके करीब आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें उसे धोखा देना होगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो
जो कहते हुए जैसे ही वो उस सील को सप्रेस करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर निंग चुआंग भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और कहता है, तुम्हें जवाब तो देना ही होगा क्योंकि तुम अपने फॉर्मेशन को फिनिश नहीं कर पाओगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर निंग चुआंग के आगे चालाकी दिखाना उतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर फिर निंग चुआंग कहने लगता है कि लगता है तुम खुद से मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना होगा। जो कहते हुए जैसे ही वो अपने हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो वो लड़की तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करने लग जाती है निंग चुआंग पर हमला करने के लिए, जिसने एक साथ ही कई सारी चीजों का यूज किया था निंग चुआंग पर अटैक करने के लिए। यहां तक कि वो तो उसे एक फॉर्मेशन तक में कैद करके भी रख देती है और ये कहने लगती है, देखो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो या कौन सी पावर्स को रखते हो, क्योंकि या तो आज तुम मारे जाओगे या तो फिर तुम्हारी वो जूनियर। जिस मोमेंट पर हम शियाओलिन को देखते हैं जहां पर एक बंदा पहुंच जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, शियाओलिन की तो जान भी खतरे में आ गई थी क्योंकि वो बंदा इस सोर्ड की मदद से उसके गर्दन को ही उड़ाने वाला था। और ऐसा होता हुआ देख करके शियाओलिन की बॉडी से बाहर निकल करके आ जाती है वहीं लिटिल फॉक्स, जो कि उस बंदे पर अटैक करके दूर फेंक देती है, यहां तक कि उसे चोट भी पहुंचा देती है, जिससे शियाओलिन आजाद हो जाती है। और फिर वो बंदा दूर जाकर कहने लगता है, तुम एक्चुअली में एक फॉक्स स्पिरिट को समन कर सकती हो। आखिर तुम हो कौन जो कि इतनी खतरनाक पावर्स को रखती हो। जिसके अब तुरंत ही बाद वो बंदा अपनी एरोस की मदद से अटैक करने लगता है, जिससे शियाओलिन जब बचने की कोशिश करती है तो उसे चोट लग जाती है और वो चिल्लाती है और ये आवाज अब पहुंच जाती है निंग चुआंग तक कि सीनियर ब्रदर मुझे बचा लो। जो सुनकर निंग चुआंग पलक झपकते ही उसके फॉर्मेशन से बाहर आ चुका था और फिर सीधा उस लड़की के पास जाकर उससे कहने लगता है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कैद कर सकती हो। वो तुरंत ही सबसे पहले उस लड़की के पास में रखे शियांगर के जेट टोकन को उठा लेता है और कहने लगता है, ये रहा तुम्हारा टोकन और इसे मैं लेकर जा रहा हूं। और फिर वो तुरंत ही यहां से चला जाता है शियाओलिन को बचाने के लिए। यहां पर इस लड़की को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद यहां पर उस हमलावर ने अपने एरो से अटैक किया था शियाओलिन पर, जिससे बचाने के लिए लिटिल फॉक्स सामने आ जाती है, लेकिन वो खुद ही उस एरो के चपेट में आ जाती है, जिससे उसकी फॉक्स स्पिरिट बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और शियाओलिन के मुंह से भी खून निकलने लगा था। यहां तक कि जब वो एरो टकराने वाला था शियाओलिन से, इसी मूवमेंट पर निंग चुआंग यहां पर आकर उसे बचा ही लेता है और फिर वो जे टोकन दिखाते हुए कहता है कि यहां से चले जाओ यहां पर। जैसे ही वो बंदा उस जे टोकन को देखता है तो कहने लगता है कि आखिर हमारे प्रिंसेस का जे टोकन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। यहां पर निंग चुआंग ने कुछ शब्द ही कहे थे जिसकी पावर इस हद तक पावरफुल थी कि उसके एरो की स्ट्रिंग्स ही टूट जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद वो बंदा अपने मैजिक का यूज करते हुए यहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी लड़की को जो कि यहां पर अपने प्रिंसेस को एक लेटर लिखते हुए कहती है कि आपको बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में रहना होगा, क्योंकि आज मेरा सामना जिस आदमी से हुआ है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। मुझे इसका नाम पता कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं कि ये हमारे प्लान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और इस खत को एक चिड़िया ले जाती है प्रेसेंस के पास में। तभी यहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है जो कि उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निंग चुआंग शियाओलिन के लिए एक हर्बल टी को रेडी करते हुए उसके पास ले जाता है। यहां पर शियाओलिन तो डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी, लेकिन तभी यहां पर शियाओलिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर एक बात बताओ, आखिर ये लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े थे, आखिर ये लोग कौन हैं। जिस पर निंग चुआंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, शायद इन लोगों को पता चल चुका है कि हमें इनके प्लान के बारे में भनक लग चुकी है। जिस पर शियाओलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर आप प्लीज यहां से चलो। जिस पर निंग चुआंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं सबसे पहले तुम्हें घर पर छोड़ आता हूं। ये कहते हुए वो जाने लगता है, लेकिन शियाओलिन कहने लगती है कि लेकिन आपका क्या। जिस पर निंग चुआंग कहने लगता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अतीत के कुछ मेमोरीज अभी भी मेरे माइंड में बार बार मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं और मुझे इन सभी मिस्ट्री को भी सुलझाना है। असल में उसे यहां पर पता लगाना है कि आखिर उसे यहां अर्थ पर क्यों भेजा गया, वो भी उसी के जैसे सेम दिखने वाले पर्सन के अंदर, इवन कि जिनके नाम भी सेम है। जिसके बाद निंग चुआंग शियाओलिन से कहने लगता है कि इस वक्त मेरे माइंड में अतीत के बहुत से पीसेस हैं और अगर मुझे लगता है कि उन सारी मेमोरीज को मैं आपस में जोड़ूं तो जो पजल मेरे माइंड में चल रहा है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। यहां पर शियाओलिन अपने सीनियर ब्रदर से पूछने लगती है, सीनियर ब्रदर आखिर तुम किस पजल के बारे में बात कर रही हो। जिस पर निंग चुआंग उसके सामने आकर सीरियस लुक देते हुए कहता है, यहीं कि आखिर मैं हूं कौन। जिस पर शियाओलिन कहने लगती है, सीनियर अब छोड़ो भी, दोबारा से ये सारी बकवास शुरू मत करो, लेकिन अगर तुम किसी चीज की तलाश कर रहे हो तो मुझे यकीन है कि मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। लेकिन निंग चुआंग
कि मिस्ट्री कोई नॉर्मल मिस्ट्री की तरह नहीं है जो आसानी से सोल्व हो जाए। यहाँ पर निंग छुआंग चांद की तरफ देखते हुए सोचना शुरू कर देता है, जहां पर हमें कुछ और फ्लैशबैक को दिखाए जाते हैं, जहां पर हम देख पाते छोटे से निंग छुआंग को, जिसने डिवाइन रियल्म के अंदर अपने जर्नी को पूरा किया था, एक कल्टीवेटर बनने के सपने को पूरा किया था। जिन्होंने आपने देखा ना कि कल रात कैसे हम पर अटैक हुआ था, मुझे तो अभी भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। यहां पर उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंग छुआंग उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी इनर स्पिरिट, वो लिटिल फॉक्स, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इसलिए तुम्हें फिलहाल के लिए रेस्ट करना चाहिए। जिस पर शियोलिन कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे इनर स्पिरिट के बारे में कैसे पता चला? मुझे पता है कि तुम भी सोचते होंगे कि शायद मेरा जो फॉक्स स्पिरिट है वो किसी माउस की तरह दिखता है, और मजे की बात तो यह है कि उसकी कोई पूंछ भी नहीं। यहां पर उसकी ये बात सुनकर निंग छुआंग कहने लगता है कि तुम्हारी जो फॉक्स स्पिरिट है, उसके अलावा जितने भी बाकी के 12 स्पिरिट्स हैं वो भी पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। जो सुनकर शियोलिन हैरानी के साथ कहती है कि कहीं तुम 12 गॉड्स और उनके किंगडम के बारे में बात तो नहीं कर रहे क्या? सच में ऐसी जगह अभी भी एग्जिस्ट करती है? यहां पर उसे इतना सीरियस होता देखकर निंग छुआंग उसे धक्का देते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूं और मैंने तुमसे कहा कि जाकर रेस्ट करो, तो तुम्हें मेरे ऑन ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जो सुनकर शियाओलिन मुंह चढ़ाकर वहां से चली जाती है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि निंग छुआंग बाहर आ जाता है और वो खांसना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि लास्ट फाइट से वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है। इसी दौरान हमें उसी चिड़िया को दिखाया जाता है। यहां पर वो उस लेडी का मैसेज लेकर अपने प्रिंसेस के पास जा रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि वो चिड़िया बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए एक बैरियर के अंदर चली जाती है। लेकिन इसी दौरान हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि उसी चिड़िया को फॉलो करते हुए यहां पर आ चुके थे, लेकिन वो फिर भी इस बैरियर के अंदर नहीं जा पाते। यहां पर वो तीनों कहते हैं शायद यहां पर एक पावरफुल बैरियर लगा है, जिसकी वजह से कोई भी इसके अंदर परमिशन के बगैर नहीं जा सकता। इसी दौरान हम यहाँ पर शियांगर को देखते हैं, जिसके पास वो चिड़िया आकर वो मैसेज पहुंचा देती है, और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिस मास्टर की बात वो लेडी कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि अपनी जाऊ शियांगर होती है। जब वो उस मैसेज को रीड करती है तो यहाँ पर उसे निंग छुआंग के बारे में पता चलता है, जिसे कि उस लेडी ने हैज अ लिटिल प्रीस्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर शियांगर जैसे ही लिटिल प्रीस्ट सुनती है तो उसे यहाँ पर निंग छुआंग का ख्याल आता है, और फिर वो उस चिड़िया से कहती है कि जाकर उससे कह दो कि वो फिक्र ना करें, क्योंकि उसका पाला मुझसे पड़ा है। जहां पर अब पीछे से उसी ओल्ड मैन की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है, क्या बाहर से कोई खबर आई है मेरे लिए? शियांगर कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लग जाते हैं तुम्हें तो ये पता ही होगा कि एम्परर जौफू से कुछ गलतियां तो हुई हैं, लेकिन तुम इस बात को मत भूलना कि वो अभी भी इंपीरियल फैमिली के ही मेंबर है, और आखिर तुम उनकी जान के लिए खतरा कैसे बन सकती हो? जो बात सुनकर शियांगर कहने लगती है प्रिसेप्टर से कि उस हरामी से निपटने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है तो फिर आखिर ऐसा कौन है जिसके साथ निपटने के लिए तुम इतनी ज्यादा प्लानिंग कर रही हो? शियांगर कहती हैं कि प्रिसेप्टर, आपको इतना भी नादान बनने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। जो बात सुनकर फिर प्रिसेप्टर गुस्से में आते हैं और फिर वो अपनी पावर को भी यूज करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में पावर्स ना होने की वजह से उन्हें बैकलेस तो झेलना ही पड़ेगा। अब वो समझ चुके थे कि शियांगर निपटाने का प्लान बना रही है मास्टर विजार्ड को, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि बेवकूफ मत बनो शियांगर। मास्टर विजार्ड एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कई सालों से कल्टीवेशन किया है खुद को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, और उनकी जो पावर्स वो लॉन्जेविटी सूट्रा रियल्म से भी आगे निकल चुकी है पूरे जाऊ स्टेट के अंदर। वहीं एक इकलौते ऐसे बंदे हैं जिनके पास में मौजूद हैं एंशिएंट स्क्रोल। यहां तक कि पावर्स के मामले में मैं भी उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। फिर आखिर तुम कैसे ये सोच सकती हो कि सेलेस्टियल रियल्म में होने के बाद तुम उनको हरा सकती हो? मेरी बच्ची, क्यों तुम बेकार में अपनी जान को गंवाना चाहती हो? शियांगर कहती हैं मास्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉन्गिविटी रियल्म में हो या फिर उससे भी ऊपर। मैं बस इतना जानती हूं कि उसने जो भी गलत काम किए हैं उसके लिए उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी बहुत ही जल्द। वो नज़ारा आप भी अपनी आंखों से देखोगे कि ये दुनिया किस तरीके से तड़पेगी। एक ऐसी तबाही मैं लेकर आऊंगी कि फिनिक्स फायर इस पूरी सिटी को जला देगी। मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है जो कि सब कुछ बदल कर रख देगा। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी थर्ड जनरल को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी शियांगर के लिए काम कर रही हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर वो जवाब देती है और कहती है चाहे जो हो जाता, लेकिन तुम्हें कभी भी यहां पर क्वीन के पैलेस में जाना नहीं चाहिए था। जो सुनकर वो आदमी गुस्से के साथ कहने लगता है अगर मैं वहां पर नहीं जाता तो तुम यहां पर ऐसे ही पड़े पड़े मर जाती। जिस पर वो लड़की खड़ी होकर जवाब देती है मैं मेरे मैजेस्टी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना चाहती हो। यहां पर उसकी ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से के साथ उसके करीब आने लगता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि एक बात बताओ, तुमने तो हमारी क्वीन की डेड बॉडी तक को नहीं देखा, लेकिन तुमने फिर भी मान लिया कि हमारी क्वीन मारी जा चुकी है। इसी दौरान यहां पर शियांगर का वो फायरबर्ड आ जाता है जिसे देखकर उस आदमी की रूह तक कांप जाती है और वो चिल्लाने लगता है
जिसके अब अगले सीन में हमें निंग छुआंग को दिखाया जाता है जहां पर उसके हाथ में ब्लड होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से उसकी बॉडी को भी बैकलेस जो झेलना पड़ रहा था, और वो कहने लगता है मेरी बॉडी अभी इतनी ज्यादा पावर को संभालने के लायक नहीं है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि निंग छुआंग ने जब मास्टर निंग को टपका दिया था तो वो जाने से पहले मास्टर निंग की बॉडी से जो कल्टीवेशन को अब्सॉर्ब करके अपनी ट्रैंक लूफ वाटर के साथ कंबाइन करके उसे कल्टीवेट किया था, जो जिसके अब अगले ही सीन में हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है मास्टर विजर्ड को, जहां पर एक बंदा पहुंच जाता है जो मास्टर विजर्ड का ही एक डिसाइपल है, जो आते हुए बता देता है कि शियांगर ने प्रिसेपर तक पहुंचने के रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग उस तक नहीं पहुंच पाएंगे और अपने काम को भी अंजाम नहीं दे पाएंगे। जो सुनकर वो मास्टर विजर्ड कहते हैं वो लड़की पागल हो चुकी है, वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। खैर छोड़ो अब, क्योंकि यहां पर आ चुके हैं रॉन्ग स्टेट और जिन स्टेट के असैसिन, तो मैं भी ये देखना चाहूंगा कि ये लोग आखिर जाओ स्टेट को कब तक बचा पाएंगे। और अब वाकई में जंगल के अंदर रॉन्ग स्टेट के असैसिन आ चुके थे, साथ ही साथ जिन स्टेट के जो असैसिन होते हैं वो तो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक मालूम होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये लोग उसी बैम्बू फॉरेस्ट से होता हुआ जाओ कैपिटल के इंपीरियल पैलेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब यहां पर ये शायद किसी को मारने के लिए आए हैं, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो है गाइस, हमारी एपिसोड जहां से एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पर प्रिंस को दिखाया जाता है जहां पर वो सो रहा होता है, लेकिन तभी किसी बुरे सपने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी यहाँ पर निंग छुआंग आ जाता है और आते साथ ही यहाँ पर वो प्रिंस को मेडिसिन सर्व करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस को याद आ जाता है कि लास्ट नाइट में उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर जैसे ही वो फिनिक्स बर्ड उस पर अटैक करने वाली थी, हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग छुआंग आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जैसे ही प्रिंस को ये सब कुछ याद आ जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो निंग छुआंग का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग छुआंग प्रिंस से सवाल करने लगता है कि आपके इस मेंशन में बहुत से मिस्ट्रीज और मास्टर्स दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सभी से छुपा कर रखा गया है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 20 दिन पहले का पास्ट बताना शुरू कर देता है, जहाँ पर प्रिंस बताता है कि 20 दिन पहले हमने जो कुछ भी किया हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। जो सुनकर निंग छुआंग पूछने लगता है कि एक बात तो बताओ, फिर आखिर तुम लोगों ने उसे जान से क्यों मारा? जिस पर हम देखते हैं कि वो बताने लगता है कि हमारे पास बहुत ही दशकों बाद एक ऐसा सुनहरा चांस आया जिसके जरिए से हम जीन किंगडम और रॉन किंगडम के बीच में शांति कायम कर सकते थे, जिससे हमारा जाओ किंगडम भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रह सका था। दोनों ही कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते थे, लेकिन ये सब कुछ हमारी एम्प्रेस की वजह से बर्बाद हो गया। माना कि शियांगर इस शादी से राजी नहीं थी, लेकिन एम्प्रेस को तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी का साथ दिया, जबकि वो तो उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी खुशी के लिए हमारी इस पूरी कंट्री को ऐसी ट्रेजेडिक सिचुएशन में डाल दिया। यहाँ पर निंग छुआंग कहने लगता है कि अच्छा, तो ये सब शियांगर की वेडिंग से रिलेटेड है, जिस पर प्रिंस भी हाँ में जवाब देता है और फिर आगे बताता है कि यहाँ पर इस बड़े हमले की प्लानिंग 1 महीने पहले तक ही इन लोगों ने कर ली थी, जिसके बाद जीन किंगडम के लोगों ने शैतानी ताकतों का यूज करते हुए हमारी एम्प्रेस को मरना चाहा, जो कि यहाँ पर इस कंट्री में डिजास्टर लेकर आई। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंग छुआंग चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम लोग अपने फैमिली मैटर में ऐसे इविल एनर्जीज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो? जिस पर हम देखते हैं कि वो प्रिंस कहने लगता है कि हमें खुद डिवाइन रियलम की तरफ से एक अध्यादेश भी जारी किया गया था, जो कि ये था कि जाओ स्टेट में मौजूद एम्प्रेस लेडी सेंसी को जान से मार दिया जाए। जो बात सुनकर तो निंग छुआंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि डिवाइन रियलम से किसी भी अध्यादेश का आना ये कोई मजाक की बात नहीं थी। इसीलिए वो कहने लगता है कि आखिर डिवाइन रियलम वालों को क्या पड़ी थी कि वो यहाँ के मैटर्स में दखल अंदाजी करे। जिस पर वो प्रिंस बताता है कि साथ ही साथ उस डीटी ने इन लोगों से ये कहा था कि अगर जाओ स्टेट इन लोगों के साथ में कोऑपरेट करती है उस लेडी सेंशी को जान से मारने के लिए, तो वो लोग उस वॉर को भी सीज कर देंगे। इसके बाद फिर ये जो जाओ स्टेट है वो एफिलिएट हो जाएगा जीन स्टेट के साथ में। जीन स्टेट अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेगा जाओ स्टेट की हेल्प करने के लिए। जो सुनकर निंग छुआंग कहता है कि आखिर किस तरीके के कॉपरेशन की बातें चल रही थी और वो डीटी कौन है जिसने ये सब कुछ किया। जिस पर प्रिंस बताता है कि जिस रात ये सारा का सारा नजारा हम लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, उस समय पर जिन स्टेट वालों की तरफ से सिटी के अंदर लाया गया था एक कैरेज में बड़े से पपेट को, और ये उसी डीटी का ही डिसेंडेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उस पपेट की ताकतें आसमान छू रही थी और साथ ही साथ पूरी सेना ने घेर लिया था पैलेस को। पहले तो हमें यही लग रहा था कि वो जो पपेट है वो मरा हुआ हो, लेकिन वो अचानक से ही जिंदा हो गया। उस डीटी के वेलकम करने के लिए हमें ये आदेश दिया गया था कि हम एक लाइट को जलाएं, और फिर हम लोगों
उन्होंने उस पेट को आसमान में उड़ते हुए जाते हुए देखा, जो कि पहुंच चुका था लेडी सेंशी के पैलेस के सामने। और हमारी इस दुनिया के अंदर केवल एक डीटी के अंदर ही पावर है कि वो दूसरी डीटी को जान से मार सके। इसके अलावा किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी डीटी को जान से मार सके। जो बातें अब अच्छे तरीके से समझ रहा था निंग चुआंग। और फिर वो कहने लगा है प्रिंस से कि मैंने सुना है कि आपको हर रोज ही सिटी के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो क्यों ना आप मुझे अपने साथ में ले चलो। मैं आपकी हेल्प भी करता रहूंगा और आपको प्रोटेक्ट भी रखूंगा। जो बात सुन के प्रिंस काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके साथ में शियाओलिन भी सुबह सुबह पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है, जहाँ पर प्रिंस इन दोनों को जियाशी हॉल के बारे में बताने लगता है, जो कि हमारे इस इंपीरियल सिटी की एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर दशकों की हिस्ट्री जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ जानने को मिल जाएगा जो कि तुम जानना चाहते हो, जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंग चुआंग की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मेरे दिल में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब भी मुझे यहाँ पर मिल जाए। जिसके बाद निंग चुआंग कहने लगा है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। जिस पर प्रिंस बताने लगा है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जाओ कंट्री ने इस जगह को 100 साल पहले ही खोज लिया था। इसी वजह से इस जियाशी हॉल में कुछ ऐसी इविल एनर्जीज भी है जो कि किसी का भी जान ले सकती हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो की फेंक लेक को दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पर फिर वो प्रिंस आगे बताने लगता है कि हमारी ये कंट्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये धीरे धीरे करके मरती जा रही है। जिसके बाद ये लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं, होते हैं कियान यू पैलेस के सामने जो तबाह हो चुका था। तभी निंग चुआंग अपने सामने एक रास्ते को देखता है और प्रिंस से पूछता है वैसे ये रोड कहाँ पर जाता है। प्रिंस बताता है कि वो जो रास्ता है वो जाता है स्टेट के प्रेसेप्टर के मेंशन के लिए, और हमारे स्टेट प्रेसेप्टर ही है जो कि पूरे जाओ स्टेट का भविष्य है, क्योंकि सभी के सभी बड़े फैसले उन्हीं के कंधों पर होती है। जिस पर फिर निंग चुआंग पूछने लगा है कि अच्छा तो फिर ये मास्टर विजर्ड कौन है और इसका क्या काम है हमारे स्टेट के अंदर। जिस पर वो प्रिंस बताने लगा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल विच क्राफ्ट यूजर है, और ऐसा कह सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारी ये कंट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि शियाओलिन आगे आते हुए कहने लगते हैं कि लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बस किसी एक इंसान की लाइफ पर पूरी कंट्री का फेट कैसे निर्भर हो सकता है। जिसकी बातें सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग चुआंग उसे सिर पर मारकर चुप करा देता है। इसी दौरान वो प्रिंस आगे बताने लगता है कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो रेड फिनिक्स बर्ड भी आ चुका था, जो कि आते साथ ही हमारे इस जाओ स्टेट पर बिना सोचे समझे अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर मास्टर विजर्ड भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। लेकिन वो फिनिक्स बर्ड भी यहाँ पर ऑनरलेस था और उसने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर अटैक किया था, जिसकी वजह से मास्टर विजर्ड भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि आते साथ ही प्रिंस को मैसेज देते हुए कहता है कि यहाँ पर जनरल सॉन्ग आ चुके हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंग चुआंग वहाँ पर शियाओलिन को लेकर आगे जाते हुए कहने लगता है कि मैं मेरी लिटिल सिस्टर के साथ इस पूरी जगह की पेट्रोलिंग करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान वो प्रिंस पूछने लगता है कि लास्ट नाइट में तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। जिस पर शियाओलिन कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी निंग चुआंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहने लगा है कि कुछ खास नहीं, हम दोनों मिलकर तो बस एक छोटे मोटे घोष को वहाँ से प्यूरिफाई कर रहे थे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। जो कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रिंस को इन पर शक हो जाता है। जिसके बाद शियाओलिन यहाँ पर पानी में देखते हुए कहने लगती है कि सभी लोग उस एम्परर से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, न जाने वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। जिस पर निंग चुआंग कहने लगता है कि अगर तुम भी प्रैक्टिस करो तो मुझे यकीन है कि तुम भी उसके लेवल तक पहुंच सकती हो। जो सुनकर शियाओलिन यहाँ पर निंग चुआंग से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी इनर स्पिरिट क्या है। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो इनर स्पिरिट का नाम लेती है, निंग चुआंग को वही ट्रॉमा हिट होता है, जहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ में उसने देखा था कि उसके मास्टर ने उसके पेट पर एक खंजर से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग चुआंग इसी में खो जाता है और शियाओलिन उसे जगाने में लग जाती है। इसी दौरान जैसे ही शियाओलिन को निंग चुआंग बताने लगा है कि असल में मेरी जो इनर स्पिरिट है वो अब नहीं रही। जिस पर शियाओलिन हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इनर स्पिरिट है वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास इनर स्पिरिट ही नहीं है या तुम उसे देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि तभी उसके बात को आगे कंटिन्यू करते हुए निंग चुआंग कहने लगता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है वो पूरी तरीके से ब्रोक हो जाएगा और बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मैं एक मामूली पर्सन बनकर रह जाऊंगा। जिस पर शियाओलिन उसकी फिक्र करते हुए कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या इशू है। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी प्रेसेप्टर को दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर वॉनियर भी आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर प्रेसेप्टर कहने लगता है कि ये नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत
है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ मिलकर यहाँ पर चाय पी सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वानियर कहने लगती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे आपके ट्रू इंटेंशन का पता है। जो सुनकर वो प्रेसेप्टर बुरी तरीके से डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो आगे कहने लगती है कि मैं इस कुएं का राज जानती हूँ, क्योंकि ये हमारे कंट्री के हर एक जगह पर मौजूद है, तो आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो प्रेसेप्टर यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि आखिर इस अंडरग्राउंड के नीचे क्या मौजूद है? जिस पर वानियर कहने लगती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। इसके नीचे एक ऐसा पावरफुल क्रिएचर मौजूद है जिसके जैसा पावरफुल क्रिएचर का सामना मैंने आज तक नहीं किया। जो सुनकर प्रेसेप्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम ये भी जानती हो कि हमारे इस कंट्री की एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा मायने रखती है। जिसे सुनकर शियांगर ये कहने लगती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस किंगडम को इमोर्टल्स ने ढूंढा है, न कि डीमंस ने। इसी दौरान हमें निंग छुआंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अब तक जितना कुछ हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग जाओ किंगडम को माउंटेन्स के बीच में लोकेट होना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ शांति कायम रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर शियाओलिन कहने लगती है कि पर मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर जाओ किंगडम को इमोर्टल्स ने बिल्ड नहीं किया तो फिर किसने किया? जिसे सुनकर निंग छुआंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि इस किंगडम को इमोर्टल्स ने बिल्ड नहीं किया? जिस पर शियाओलिन उसके नाक पे मारते हुए कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुमने ये कहानी कभी नहीं सुनी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें आज यहाँ पर सुनाती हूँ। जिसके बाद शियाओलिन बताने लगती है कि 500 साल पहले यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के बीच में बहुत से पावरफुल डीमंस अपीयर हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा डेमोनिक एनर्जी से भरे हुए थे, और वो लोग आते साथ ही पूरी जगह पर तबाही मचाना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर दुनिया में बस कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि इन जैसे डीमन को जान से मार सकते हैं। और इसी वजह से गॉड किंगडम के जो 12 लॉर्ड्स हैं, वो लोग इन डीमंस का यहाँ पर सफाया करना चाहते थे, लेकिन वो लोग हेवन एंड अर्थ के लॉ से बंधे हुए थे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर अर्थ पर हो रही किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने कुछ गिने चुने और पावरफुल मैसेंजर्स को यहाँ धरती पर भेजा, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने कि आते साथ यहाँ पर सारे डीमंस का सफाया कर दिया। जिसके बाद उन लेजेंडरी मैसेंजर्स ने, यानी कि उन इमोर्टल्स ने यहाँ पर एक नेशन को फाउंड किया। लेकिन फिर 100 साल पहले उनमें से एक डीमन यहाँ से जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। इसी वजह से सारे इमोर्टल्स उसके पीछे लग गए ताकि उसे पकड़कर जान से मार सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जब उन्होंने उस डीमन को पकड़ लिया और उस डीमन की बॉडी यहाँ पर जो करंट माउंटेन ताई है उसके नीचे आकर पूरी तरीके से कुचल के रख दी गई। और इसी के बाद से ही इमोर्टल्स ने हमारे इंपीरियल सिटी को उसी माउंट ताई के ऊपर बसाया और 4 रियलम के कुछ पावरफुल ट्रेजर का यूज करके इस इंपीरियल सिटी को प्रोटेक्ट किया। और बस तब से सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। जिसके अब अगले सीन में हमें प्रेसेप्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वानियर से कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर इसके नीचे कितना पावरफुल डीमन छिपा हुआ है, तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कि तुम्हारी माँ का हुआ था। जिस पर वानियर कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुझे कुछ नहीं पता? यहाँ पर जाओ कंट्री पे जो मैनमेड फ्लड आया है, आपको क्या लगता है कि क्या मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है? जिस पर प्रेसेप्टर कहने लगता है कि जिस डीमन की बात हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारा फेट उसी से जुड़ा हुआ है और कोई भी उसे नहीं रोक सका। जिस पर हम देखते हैं कि वानियर उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जो सुनकर तो वो प्रेसेप्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा जो इंपीरियल सिटी है वो हमारी आखिरी उम्मीद है, और ये मत कहना कि तुम अपनी माँ के बदले के लिए इस पूरी जाओ किंगडम को ही दांव पर लगाने वाली हो। मत भूलो कि अगर इंपीरियल सिटी का कोई ऑनर ही नहीं बचेगा तो उस डीमन को कभी कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस पर वानियर कहने लगती है कि मैं जाओ किंगडम में वापस जा रही हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो कुएं में कूद जाती है कि तभी यहाँ पर पीछे से एक सर्वेंट आने लगता है और आते साथ ही प्रेसेप्टर से कहने लगता है कि वो चीज अब गायब हो चुकी है। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि प्रेसेप्टर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वहाँ पर घबराते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग छुआंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में जानकर कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है इस किंगडम का ट्रू फाउंडेशन। जिस पर शियाओलिन उससे कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, मुझे एक बात बताओ। जैसा कि लेजेंड से हम सुनते आए हैं कि उस कहानी के मुताबिक जिस जमीन पर हम आज खड़े हुए हैं उसके नीचे वो खतरनाक डीमन कैद है। क्या हो अगर वो डीमन आजाद हो जाए? यहाँ पर ये दोनों ये बात कह ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से एक फ्लाइंग कैरेज के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बैठकर जा रही थी, जो कि एक कल्टीवेटर थी, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर और उसके गार्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर जाती है
है तो वो उसके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में इस लड़की का नाम लू जियाजिया है, जिसे कि सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड लुफेंग के नाम से उसे पुकारते हैं। यहाँ पर हम उसी रेड बर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो सभी पर नजर रखी हुई थी, जिसे कि वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और फिर वो लोग अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर फिर लू जियाजिया यहाँ पर जनरल सॉन्ग से कहने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द उस हॉन्टेड इलाके पर ले चलो, जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर इस बात से खुश नहीं होता। इसी दौरान हमें वापस से निंग चुआंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शियाओलिन को बताने लगता है कि असल में जिसे अभी अभी हमने देखा ये जरूर आउटसाइडर वर्ल्ड की कोई इमोर्टल मास्टर होगी, जो कि शायद यहाँ का जायजा लेने के लिए आई है। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी मास्टर विजार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बैम्बू स्क्रोल को ओपन करता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही उसका सर्वेंट ये सुनता है तो वो कहने लगता है कि पर जियान टांग तो हमारी स्टेट में मौजूद ही नहीं, तो आखिर वो हमारे मामले में कैसे इंटरफेयर कर सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब इन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री में से एक इमोर्टल मास्टर यहाँ पर आ चुकी है, जो सुनकर मास्टर विजर्ड जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन्हीं दो असैसिन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर उसका सर्वेंट बताने लगता है कि हाँ वो दोनों अपने काम पर लग चुके हैं और जैसे ही शियांगर इस कंट्री के बाहर कदम रखेगी तो वो सारे असैसिन वहीं पर उसका काम तमाम कर देंगे। जिस पर मास्टर विजार्ड कहने लगता है कि हाँ इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर वो मेरे सामने ही आ जाए और मैं उसका काम यहीं पर तमाम कर दूं। जिसके अब अगले सीन में हमें यहाँ पर शियांगर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी कुएं के अंदर होती है जो कि तेजी के साथ पानी की गहराइयों में जा रही होती है और उसके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, जिनका कि वो बहुत ही अच्छे से सामना करते हुए आगे बढ़ती है। इसी दौरान वो पानी के बहुत ही ज्यादा गहराइयों में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट स्टैचू उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शियांगर यहाँ पर नहीं रुकती और वो यहाँ पर अपने उसी अम्ब्रेला का यूज करते हुए उसे चकमा देकर उसके नीचे से रवाना हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने एक जाइंट सा गेट होता है जो कि यहाँ के पानी को अंदर जाने से रोक रहा था। साथ ही उस पर बहुत से स्पेल्स भी लगे हुए थे ताकि कोई बाहरी इंसान आकर यहाँ पर इंटरफेयर ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वॉनियर उसके अंदर एंटर हो जाती है, जो जगह पूरी तरह से ड्राई। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जगह असल में इंपीरियल सिटी का अंडरग्राउंड पैलेस है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ वही बड़ा सा डीमन बिल्कुल उसके सामने मौजूद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वॉनियर उस जगह पर कदम रखती है तो वहाँ पर जो बेड़ियां थी उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है और जैसे ही वॉनियर यहाँ पर उस डीमन के करीब जाकर खड़ी होती है तो हम देखते हैं कि अपने सामने किसी के प्रेजेंस को फील करते हुए वो डीमन अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे ही वो वॉनियर को अपनी नजरों के सामने देखता है तो उसे उसका बचपन याद आता है और फिर वो कहने लगता है कि छोटी बच्ची ये तुम ही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वॉनियर यहाँ पर उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उससे कहती है कि तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गया, जिसे सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सालों से यहाँ पर कैद था। जिसके बाद वो शियांगर से उसकी मदर के बारे में पूछता है, जिस पर शियांगर कहती है कि उसकी माँ अब नहीं रही। जो सुनते साथ ही यहाँ पर उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सारी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स लगे थे वो उसे यहाँ पर कंट्रोल करने में लग जाती है और फिर वो डीमन गुस्से भरी आवाज में कहने लगता है कि तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसके बाद वो डीमन कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तुम भले ही उसकी बेटी हो लेकिन तुम उसके जितनी पावरफुल नहीं हो। तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम सारी जिंदगी भी लगा दो प्रैक्टिस करने में, लेकिन तुम फिर भी अपनी मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो घूरते हुए उस डीमन से कहने लगती है कि लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जिस पर वो डीमन भी गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने आई हो। जो कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है कि तभी यहाँ पर वॉनियर कहने लगती है कि मैं यहाँ से तुम्हें आजाद कराने के लिए आई हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डीमन अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी डेमोनिक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रेजर्स जो कि यहाँ पर उसके पावर को सप्रेस करने में लगे हुए थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम वॉनियर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने शील्ड से खुद को उस डेमोनिक ऑरा से बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डीमन गुस्से भरी निगाहों के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ जिसे कि तुम यहाँ से आजाद करने का सोच रही हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके पावर से ही वॉनियर पीछे की तरफ धकेली जाती है और फिर वो कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो। तुम बस एक ऐसे डीमन हो जिसे कि यहाँ पर ट्रैप करके रखा गया है और वो मेरी हेल्प के बगैर यहाँ से
कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर वो डीमन वहाँ की बेड़ियों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं वो मैसेंजर हूँ जिसे कि गॉड ने यहाँ पर धरती पर भेजा था और तुम लोगों ने जिसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर वानियर कहने लगती है कि यहाँ पर ये जो 6 पैलेस ऑफ डेस्टिनी है उसी में ही तुम्हारी 6 सोल्स को कैद करके रखा हुआ है और अगर मैं चाहूँ तो उनमें से एक को इसी वक्त आजाद करके तुम्हें लौटा सकती हूँ। जो सुनकर उस डीमन की आंखें चमक उठती हैं और वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास वो चाबी मौजूद है जिससे कि इन्हें आजाद किया जा सकता है। जिस पर वानियर बताने लगती है कि मेरे पास 6 में से 4 चाबियां मौजूद हैं। जिस पर वो डीमन कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो, क्योंकि मैं वो जीव हूँ जो एक बार आजाद हो जाए न तो पूरे इलाके का नक्शा बदल कर रख सकता है। जिस पर वानियर उसे चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल डीमन यहाँ पर कैद होकर रह गया है। जिस पर वो डीमन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम जानती हो कि अगर तुमने मुझे एक बार आजाद कर दिया तो मैं अपने बाकी के सोल्स को भी यहाँ से अपने आप ही आजाद कर लूंगा। तुम मेरे जैसे एक डीमन की मदद क्यों करना चाहती हो। जिस पर वानियर अपने पीछे से एक चीज को निकालते हुए कहने लगती है कि मुझे बस तुम्हारी पावर चाहिए जिसकी मदद से मुझे अपना बदला लेना है। यहाँ पर वानियर के इस खतरनाक से लुक के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो है गाइस, हमारा एपिसोड 6 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से ही स्टार्ट होता है। तो गाइस आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि अब से इस सीरीज़ का डेली इसी चैनल में अपलोड होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। खैर छोड़ो, हमारे सीरीज को और चलते हैं। हम देखते हैं एक छोटा सा बर्ड को। शुरू में तो वह बर्ड बहुत गुस्सा में होता है, लेकिन वह अपने आप को शांत कराते हुए कहने लगता है मुझे तो प्रिंस को परेशान करने के लिए मिशन मिला हुआ है, लेकिन वहाँ एक राक्षस भी छुपा हुआ है। मुझे किसी भी तरह वह राक्षस को वहाँ से बाहर निकालना होगा। फिर देखते हैं बर्ड थोड़ा इमोशनल होते हुए कहने लगता है मुझे यह मिशन को कंप्लीट करने से मैं अपनी पंख को खो दूंगा लगता है। फिर देखते हैं वह थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहने लगता है कोई ना, मुझे कुछ भी करके वह राक्षस को बाहर निकालना ही होगा। यह कहते साथ ही हम देखते हैं वह थोड़ा डरते हुए कहने लगता है लेकिन वह प्रिंस तो बहुत क्रूर है, वह सीधा काट फेंकता है। फिर वह आगे कहता है डरने से क्या फ़ायदा, मरना तो सबको एक दिन ही है। फिर आगे कहता है अगर मैं इस बार बच गया तो मैं आगे पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊंगा। यह कहते साथ ही वहाँ से जंप लगा देता है। फिर देखते हैं वह छोटा सा बर्ड नीचे से ऊपर जैसे आता है तो देखते हैं वह बड़ा सा ईगल बन जाता है, बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। फिर वह ईगल पैलेस की ओर जाने लगता है तो देखते हैं वहाँ के लोग वह ईगल को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। फिर वहीं हम प्रिंस को दिखाया जाता है, वो भी बहुत डरा हुआ होता है। फिर वह प्रिंस कहने लगता है आखिर में यह क्या चीज़ है। फिर हम देखते हैं वह ईगल अपनी फेदर से सबके ऊपर हमला करने लगता है, तो वहाँ सभी तरफ अफरा तफरी मच गया होता है, सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं, वह एक बड़ा सा घंटा को जैसे बजाने वाला होता है सबको अलर्ट करने के लिए। तभी वहाँ देखते हैं वह ईगल आ जाता है, उसे देखकर तो उसको फटकर हाथ में आ जाता है। फिर देखते हैं देखते ही देखते वहाँ वह ईगल सभी तरफ तबाही मचा दिया होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम वह ओल्ड मैन को देखते हैं, वह अपना स्क्रोल को देख ही रहा होता है। तभी देखते हैं वह स्क्रोल अपने आप ही एक्टिवेट होते हुए हिलने लगता है। यह देख वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा, मुझे कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा। यह कहते साथ ही अपने पास वह स्क्रोल को रखते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम निंग चुआन और उसका सिस्टर को देखते हैं। निंग चुआन का सिस्टर भी वह बड़ा सा ईगल को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। फिर देखते हैं निंग चुआन वहाँ से अपने सिस्टर को ले जाने लगता है। फिर तभी देखते हैं निंग चुआन अपने सिस्टर को ले जा ही रहा होता है, तभी वह बर्ड आते हुए अपने फेदर से अटैक करते हुए देखते हैं तभी एक बच्चा को अपने पैरों से पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। देखते हैं ले जाते हुए वह निंग चुआन और उसके सिस्टर के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तो तभी देखते हैं वह बर्ड के सामने एक फॉर्मेशन आके वह बर्ड को वहीं पर रोक देता है और वह छोटा सा बच्चा नीचे गिर ही रहा होता है। तभी देखते हैं निंग चुआन उसे पकड़ लेता है। फिर तभी देखते हैं वह बड़ा सा ईगल को रोकने के लिए एक ब्यूटीफुल फेरी आई होती है। फिर हम वह बर्ड को देखते हैं, वह अपने आप को संभाल लेता है। फिर हम निंग चुआन के सिस्टर को देखते हैं, वह ब्यूटीफुल फेरी का खूबसूरती में ही वह खो जाती है। फिर देखते हैं निंग चुआन जबरदस्ती अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाता है। फिर हम वह ईगल को देखते हैं, वह फेरी से कहने लगता है ओ अब यह लड़की मुझे रोकने के लिए आई है, यह क्या मुझे रोक सकती है। फिर देखते हैं वह फेरी कहने लगती है बकवास करना बंद करो। यह सुनकर तो वह ईगल गुस्से में आकर अपने पंजे से हमला कर देती है, तो देखते हैं वह फेरी अपने स्वord से रोक देती है। फिर कहने लगती है मैं तुम जैसे राक्षस को बिना दंडित करे बिना मैं यहाँ से नहीं कहीं जाने वाली हूँ। फिर यह
यह कहते साथ ही देखते हैं वह ईगल को अपने आप से दूर करते हुए वह ईगल के ऊपर अपने शॉट से एक शॉट स्लैश से हमला करती है। तो देखते हैं वह बर्ड किसी तरह से बच जाती है। फिर देखते हैं लगातार अपनी शॉट से वह ईगल के ऊपर हमला करने लगती है, तो वह ईगल भी इधर उधर भागती हुई किसी तरह बचने लगती है। फिर देखते हैं देखते ही देखते वह दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। हमें देखने को मिलता है कि वह दोनों बराबर पावरफुल लग रहे होते हैं। फिर हम वहीं पर निंग च्वान और उसके सिस्टर को देखते हैं जो कि छुप कर वह ईगल और फायरी का फाइट को देख रहे होते हैं। हम निंग च्वान का सिस्टर को देखते हैं, वह फायरी का फाइटिंग स्किल को देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई होती है। फिर देखते हैं वह दोनों के बीच किसी की बात को लेकर बहस हो जाता है, तो निंग च्वान का सिस्टर वहां से उठकर जाने लगती है। फिर तभी देखते हैं अचानक उसकी पावर एक्टिवेट होने लगता है। फिर तभी देखते हैं उसकी आंख रेड होने लगता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। फिर तभी देखते हैं वह अपनी भाई के ऊपर हमला कर देती है, तो देखते हैं निंग च्वान अपनी हाथ से रोकते हुए उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम सियांगर और वह नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो कि डीमन होता है। फिर देखते हैं सियांगर रेड फॉक्स डीमन को एक रेयर ट्रेजर देती हुए कहने लगती है, यह ट्रेजर का नाम गोक्सी है, यह ट्रेजर राष्ट्र गुरु की है। यह ट्रेजर की मदद से आप अपनी सोल को आसानी से यह जंजीर से आजाद कर सकते हो। यह कहते साथ ही वह ट्रेजर को रेड फॉक्स डीमन को दे देता है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन वह ट्रेजर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर देखते हैं उसकी पावर एकदम से टेरिफाइंग लग रहा होता है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन वह जंजीर को तोड़ते हुए सियांगर से कहने लगता है, यह आपका छतरी किसी ट्रेजर से कम नहीं है। फिर सियांगर कहने लगती है, तुम्हें अभी मैं एक ट्रेजर दी थी ना, वह कियानियू पैलेस की एक रेयर ट्रेजर था, और तुम्हें ऐसी ट्रेजर चाहिए ना तो तुम्हें एक ओल्ड मैन को मारना होगा जिसके पास एक एंशियंट स्कल है। अगर तुम वह एंशियंट स्कल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो तुम्हारा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तुम वह ओल्ड मैन को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि यह छतरी को भी तुम्हें दे दूंगी। फिर वह रेड फॉक्स डीमन कहने लगता है, मैं एक तो सोल हूँ और मैं एक डीमन हूँ, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। यह सुनकर सियांगर कहने लगती है कि हम अभी झाओ डायनेस्टी के अंदर हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर वह रेड फॉक्स डीमन कहने लगता है, मेरे सोच से भी तुम ज़्यादा चतुर निकली। फिर सियांगर वह फॉक्स डीमन से कहने लगती है, अब तो तुम्हारा एक सोल भी रिलीज हो चुका है, अब मैं देखती हूँ कि वो लोग कैसे बचते हैं। यह कहते साथ ही देखते हैं सियांगर वहाँ से जाने लगती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम फायरी और वाइगल को देखते हैं, वह दोनों कभी तक भी फाइट हो रहा होता है। देखते हैं फायरी अपनी शॉर्ट से एक एनर्जी शॉर्ट स्लैश से हमला करती है, तो वह एनर्जी शॉर्ट स्लैश से टकरा कर वह बर्ड पानी में जा गिरता है। फिर देखते हैं तुरंत फायरी वह बर्ड को खत्म करने के लिए अपनी शॉर्ट स्लैश से हमला करने लगती है, तो देखते हैं वह बर्ड वह शॉर्ट स्लैश से बचने के लिए उधर उधर भागने लगती है। फिर देखते हैं तुरंत पानी से स्पीड के साथ निकलती हुए फायरी के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तो देखते हैं वह फायरी वहां से साइड हट जाती है। फिर देखते हैं वह फायरी वह ईगल के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तो ईगल दूर जाते हुए अपने फेदर से वह फायरी के ऊपर हमला करने लगता है, तो देखते हैं वह फायरी वह फेदर से बहुत मुश्किल से बचते हुए इधर उधर भागने लगती है। फिर हम वह ईगल को देखते हैं अपनी वह अटैक से भी फायरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तो देखते हैं वह अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है। फिर हम फायरी को भी देखते हैं वह भी अपनी शॉट को एक्टिवेट करते हुए वह ईगल के ऊपर हमला कर देती है। फिर वह ईगल को पानी के ऊपर ऊपर घसीटते हुए कहने लगती है, तुम तो एक जाना माना राक्षस हो, तुम्हें तो मार कर ही दम लूंगी। फिर देखते हैं वह ईगल फायरी को ऊपर की ओर ले जाती हुए कहने लगता है, तुम अगर मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रची होती तो अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन अब कौन जानता है कि कौन जीतेगा। और तुम्हें तो रॉयल फैमिली वालों ने कितना प्यार से पाला पोसा है, अब तो पूरी लाखों इमोर्टल सेक्ट खतरे में है। फिर फायरी को ईगल अपने आप से दूर करते हुए देखते हैं ईगल अपने मुंह से आग उगलते हुए फायरी के ऊपर जैसे ही हमला करता है, तो देखते हैं फायरी अपने सामने एक प्रोटेक्टिव सील एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन देखते हैं वह ईगल का फायर को नहीं रोक पाती और नीचे को खिसकते हुए चली जाती है। फिर देखते हैं वह ईगल एटीट्यूड से कहने लगती है, बस इतना ही कर सकती थी। वह ईगल खुश हो ही रहा होता है, तभी देखते हैं आसमान से कोई वह बर्ड पर
कुछ स्क्रिप्चर जैसा एनर्जी से ये अटैक करता है तो देखते हैं वह बर्ड किसी तरह वह अटैक से बच जाता है। देखते हैं वह अटैक जहाँ पर गिरा होता है वहाँ बड़ा धमाका होता है। अगर वह बर्ड के ऊपर गिरता है तो वह सीधा मारा जाता। फिर हम उसी को देखते हैं जो वह बर्ड के ऊपर हमला किया था। वह आते हुए कहने लगता है बर्ड से, तुम यहाँ बहुत नुकसान की हो, तुम यह नुकसान का भरपाई अपना जान देकर ही चुका सकती हो। फिर देखते हैं यह सुनकर तो बर्ड थोड़ा सा भी नहीं डरता, वह एटीट्यूड से कहने लगता है आ जाओ तो फिर हो जाओ दो हाथ। फिर देखते हैं बर्ड वह ओल्ड मैन के ऊपर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं ओल्ड मैन वह अपनी पावर से हमला करता है तो देखते हैं वह थोड़ा सा धमाका होता है। वह धमाका की इफेक्ट से देखते हैं ओल्ड मैन खिसकते हुए दूर चला जाता है। फिर देखते हैं ओल्ड मैन अपने स्क्रॉल को ओपन करते हुए एक्टिवेट कर लेता है। फिर देखते हैं वह अपनी पावर से वह बर्ड के ऊपर लाइटनिंग का अटैक करने लगता है। देखते हैं वह ईगल वह लाइटनिंग से किसी तरह बच रहा होता है। फिर तभी फायरी कहने लगती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर देखते हैं स्पीड के साथ वह बर्ड के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करती है, लेकिन वह ईगल साइड होते हुए बच जाता है। फिर देखते हैं फायरी ऊपर जाते हुए अपनी शॉट को मल्टीपल करते हुए वह बर्ड के ऊपर हमला कर देती है। देखते हैं वह शॉट से किसी तरह बचते हुए वह तुरंत अपनी फेदर से वह फायरी के ऊपर हमला करने लगता है तो देखते हैं फायरी अपनी शॉट से वह फेदर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। फिर देखते हैं तुरंत फायरी अपनी शॉट से हमला करती है तो देखते हैं बर्ड सीधा पानी में जा गिरता है। देखते हैं वह बर्ड जैसे ही पानी के अंदर जाता है तभी अचानक पूरी जमीन हिलने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि भूकंप आ रहा है। फिर तभी देखते हैं वहीं जनरल और प्रिंस को वह सभी घबराए हुए होते हैं। तभी जनरल प्रिंस से कहता है महाराज मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप जल्दी से अंदर जाकर छिप जाएं। फिर जनरल क्या कहते साथ ही हमारा एपिसोड 7 यहीं एंड हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि भूकंप किस लिए आ रहा हो था यहाँ। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल में अपलोड होगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो है गाइस हमारा एपिसोड 7 जहाँ से एंड हुआ तो वहीं से हमारा एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वहीं से जहाँ पर कि भूकंप आने लगा था, सब लोग घबराए हुए होते हैं। फिर देखते हैं जर्नल अपने महाराज से कहने लगता है महाराज आप अंदर जाके कहीं पर सेफ जगह छिप जाइए। यह सुनकर तो महाराज गुस्से से कहने लगता है क्या मैं छिपूं, ये डरना क्या चीज होता है। फिर देखते हैं गुस्से से आगे की ओर जाती हुई कहने लगता है आखिर में यह है क्या चीज। यह कहते साथ ही देखते हैं यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम निंग चुआन और उसके सिस्टर को देखते हैं। निंग चुआन अपने सिस्टर को लाते हुए तुरंत गेट को बंद कर देता है। फिर निंग चुआन सिस्टर को देखते हैं वह पूरी तरह से थक गई होती है तो निंग चुआन कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तो उसकी सिस्टर कहने लगती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम पानी से एक बंदे को निकलते हुए देखते हैं। हमें यह बंदे का नाम सियान्यू बताया जाता है। गैस यही बंदा होता है वह बड़ा सा ईगल। फिर यह सियान्यू कहने लगता है वहाँ से जाते हुए आखिर में दो लोग कौन थे। यह कहते साथ ही जा ही रहा होता है तभी देखते हैं उसके सीने में कुछ चमकने लगता है तो अपने आप को इंसान में पाते हुए देख वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखते हैं वो अपना खुशी मना ही रहा होता है तभी पीछे से सियांगर कहती है खुशी मना लिया कि अभी बाकी है। यह सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर सियान्यू देखता है तो देखते हैं वह सियांगर को पाकर तुरंत उसके सामने झुक जाता है। फिर सियांगर अपना छाता को सियान्यू को पकड़ाती हुए वहां से जाती हुए कहने लगती है 1 मिनट रुक जाओ, वह रेड फॉक्स डीमन आता ही होगा वह बुढ़ाऊ को मारने के लिए। फिर वह बुढ़ाऊ का एंशियल स्कल को ले जाएगा अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और तुम फिक्र ना करो, मैंने कह दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम बेफिक्र रहो। या कहते साथ ही वहाँ से अंदर जाने लगती है तो पीछे से सियान्यू कहने लगता है आप कहाँ जा रही हो। देखते हैं वह कुछ नहीं जवाब देती है। फिर यहीं से सीन कट होता है। फिर हम फायरी और वो ओल्ड मैन को देखते हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में यह पूरी जमीन क्यों हिल रहा है भूकंप जैसी। फिर तभी हम देखते हैं वही रेड फॉक्स डीमन का एक सोल वो एक कुआं से बाहर आती हुई देखते हैं। वह रेड फॉक्स डीमन का सोल वहां से सीधा फायरी और वह ओल्ड मैन के सामने आके अपीयर होता है। तो देखते हैं रेड फॉक्स डीमन को अचानक अपने सामने देख वह दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन कहने लगता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। या कहते साथ ही देखते हैं अपनी आइस पावर से वह ओल्ड मैन को एक जगह जमा देता है। फिर देखते हैं वह एंशियल स्कल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी ओर खींचने लगता है। तो देखते हैं वह ओल्ड मैन को थोड़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन देखते हैं वह अपनी पूरी दम लगाते हुए वह रेड फॉक्स डीमन की पावर से वह
एंशियंट स्कल को आज़ाद कर ही लेता है। फिर देखते हैं तुरंत वह ओल्ड मैन वह एंशियंट स्कल की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी चारों ओर एक सुरक्षा बैरियर क्रिएट कर लेता है। फिर हम वह रेड फॉक्स डीमन को देखते हैं, वह अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। देखते हैं वह अपनी पावर को इतना एक्टिवेट कर लेता है कि एकदम से खतरनाक लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि अब वह ओल्ड मैन को एक ही झटका में खत्म कर देगा। फिर देखते हैं वह अपनी डीमन स्कल से वह ओल्ड मैन के ऊपर हमला कर देता है। तो देखते हैं वह ओल्ड मैन की चारों ओर वह बैरियर उसे रोक रहा होता है, लेकिन देखते हैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वह डीमन स्कल उसे तोड़कर सीधा वह ओल्ड मैन के ऊपर हमला कर देता है। तो देखते हैं उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। फिर देखते हैं वह किसी तरह फिर से वह एंशियंट स्कल की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को फिर से बचा लेता है। फिर देखते हैं वह ओल्ड मैन अपने मन ही मन कहने लगता है, यह तो डीमन मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन कहने लगता है, अब तुझे मरने से गॉड भी नहीं बचा सकता। यह कहते साथ ही देखते हैं अपनी एक ही फिंगर की पावर से ओल्ड मैन के ऊपर अपनी प्रेशर लगाता है। तो देखते हैं ओल्ड मैन जमीन में धंस जाता है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन अपनी आइस पावर से जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं ओल्ड मैन वहां से दूर फेंका जाता है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन एटीट्यूड से कहने लगता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना होगा तो तुम वह एंशियंट स्कल को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें मारने के लिए मेरी 10% पावर ही काफी है। यह कहते साथ ही देखते हैं यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम सेक्ट के अंदर देखते हैं, वहाँ भी तबाही के कारण बहुत लोग इंजर्ड हो गए थे और बहुत लोग मारे गए होते हैं। वहीं जख्मी हालत में एक लेडी को देखते हैं, वह रोती हुए अपने बेटे के नाम लेते हुए इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर तभी देखते हैं कुछ सोल्जर उसके बेटे को लाते हुए उसे दे देते हैं, तो वह बहुत खुश हो जाती है और वहाँ सियंगर को भी आती हुई देखते हैं। सियंगर वह छोटे से बच्चे को एक खिलौना दे देती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर देखते हैं वह लेडी सियंगर को उसके बेटे को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगती है। फिर देखते हैं कहते साथ ही वह दोनों माँ बेटे वहां से चले जाते हैं। फिर सियंगर वह दोनों सोल्जर से कहने लगती है, तुम लोग जल्दी जाओ और जितने भी घायल लोग हैं उसे तुरंत इलाज करने के लिए ले जाओ और बाकी लोग को सुरक्षित जगह ले जाओ। फिर वह दोनों सोल्जर कहते हैं जी। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम कुछ सोल्जर को देखते हैं, वह किसी गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं वहीं, और हम महाराज को देखते हैं वह गेट को तोड़वा रहा होता है। फिर हम वह गेट के अंदर एक बंदे को देखते हैं, वह आगे की ओर बढ़ रहा होता है। देखते हैं उसके हाथ में एक खंजर होता है, वह ब्लड से लथपथ होता है। देखते हैं वह बंदा और कोई नहीं जनरल होता है, वह एक कुआं के सामने जाकर झुक जाता है। फिर तभी देखते हैं महाराज भी वहां आ जाता है, वह गुस्से से कहने लगता है जनरल से, आखिर तुम झाओ सिटी का खिलाफ में क्यों हो। फिर देखते हैं महाराज जनरल को गद्दार घोषित कर देता है। फिर तभी देखते हैं अचानक एक आवाज आता है, यहाँ क्या हो रहा है। फिर तभी देखते हैं सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। देखते हैं सब लोग डरे हुए होते हैं। फिर हम वहीं ऊपर से नीचे आती हुई सियांगर को देखते हैं, वह आते साथ ही कहने लगती है, मैं छोटी थी तभी तुम्हें कहा था कि तुम बहुत बड़ा बेवकूफ प्रिंस हो, और 10 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था कि यह पूरा सैनिक मेरे हवाले कर दो, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर सियांगर के कहते साथ ही फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम शॉर्ट फायरी को देखते हैं। फायरी अपना पावर को एक्टिवेट करते हुए देखते हैं वह बहुत सारा शॉट क्रिएट कर लेती है। फिर तभी देखते हैं रेड डीमन फॉक्स को, वह कहने लगता है यह तो शॉर्ट फेरी है। फिर देखते हैं वह ओल्ड मैन वह रेड फॉक्स डीमन से दूर जाते हुए कहने लगता है इसे किसी तरह मारना होगा। फिर देखते हैं फेरी अपनी शॉर्ट से वह रेड फॉक्स डीमन पर हमला कर देती है। तो देखते हैं डीमन अपने सामने एक प्रोटेक्टिव सील एक्टिवेट कर लेता है। तो देखते हैं वह फायरी का शॉट से बहुत आसानी से बच जाता है। फिर हम फायरी को देखते हैं, वह हार ना मानते हुए फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए देखते हैं एक फॉर्मेशन को जैसे ही एक्टिवेट करता है। तो देखते हैं वह फॉर्मेशन से कई सारे चैन निकालते हुए वह रेड फॉक्स डीमन को सभी तरफ से पकड़ लेता है। फिर रेड फॉक्स डीमन को देखते हैं वह अपनी इस फ्यूचर पावर से हैंड क्रिएट करते हुए देखते हैं वह चैन को पूरी तरह से एक ही झटका में तोड़ देता है। तो देखते हैं फायरी अपना इतने पावरफुल चैन को टूटता हुआ देख पूरी तरह से शॉक्ड होती है। फिर हम रेड फॉक्स डीमन को देखते हैं, वह तुरंत वह ओल्ड मैन की तरफ जंप लगाते हुए कहने लगता है, बुढ़ाऊ वह एंशियंट स्कल को मेरे हवाले कर दे। फिर देखते हैं वह जैसे झपट्टा मारने वाला हो एंशियंट स्कल के ऊपर, तभी देखते हैं ओल्ड मैन वह एंशियंट स्कल की पावर को जैसे एक्टिवेट करता है। तो देखते हैं रेड फॉक्स डीमन वह पावर से टकरा कर वहां से दूर फेंका जाता है। फिर देखते हैं एंशियंट स्कल की पावर को यूज करते हुए देखते हैं
अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करता है। देखते हैं वहाँ कुछ पकोड़ा जैसे दिखने वाली 4 अलग अलग प्रकार की सामान करता है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि अब यह डीमन नहीं बच सकता। फिर हम वहीं एक जंगल पर सियानियों को देखते हैं, वह छुप कर ये सब तमाशा देख रहा होता है। वह कहने लगता है क्या अब यह रेड फॉक्स डीमन मरने वाला है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स को ख़त्म करने के लिए ओल्ड मैन अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करते हुए वह ऐसे स्कल पर इंटर करा देता है ताकि वह पकोड़ा जैसा चारों को एक्टिवेट कर सके। देखते हैं ओल्ड मैन वह पकोड़ा जैसे चारों को एक्टिवेट कर पाता, तभी रेड फॉक्स डीमन वह पकोड़ा जैसे चारों के बीच में जैसे जाता है तो देखते हैं वह क्रिएक होने लगता है। यह देख कर तो वह ओल्ड मैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हम जर्नल को देखते हैं, वह सियांगर से कहने लगता है गुस्से से, नहीं तुम सब मेरे गद्दी को छीनना चाहते हो, मैं इस सब में सफल नहीं होने दूंगा। देखते हैं बोलते ही बोलते वह पागल जैसा हो जाता है। वह कहने लगता है अब तुम सबको मरने से कोई नहीं बचा सकता, मैं गद्दी नहीं छोड़ सकता। फिर सियांगर कहने लगती है ओ ऐसी बात है क्या, तुम मत भूलो कि तुम किस स्थान पर हो। यह कही रही होती तभी देखते हैं आसमान पूरा रेड होने लगता है तो देखते हैं प्रिंस ऐसा नज़ारा देख उसका फट के हाथ में आ जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम वह ओल्ड मैन को देखते हैं, एंशियन स्कल की पावर को जैसे ही एक्टिवेट करने वाला होता है तभी देखते हैं वह एक्टिवेट कर पाता। तभी देखते हैं रेड फॉक्स डीमन ओल्ड मैन के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। ऐसा लग रहा होता है कि अब ओल्ड मैन खेल खत्म हो चुका है। यह देखकर तो फैरी और सियानियों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर हम फायरिक देखते हैं, फायरिक शॉट भी अपने आप वाइब्रेट करने लगता है तो फैरी अपने हाथ को कसकर पकड़ लेती है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन वह ओल्ड मैन का बॉडी के अंदर अपना हाथ घुसा दिया होता है। फिर डीमन वह ओल्ड मैन से कहने लगता है मुझे लगा कि तुम्हें मारने में मेरा एक भी मिनट बर्बाद होगा, लेकिन तुम्हें तो मरने से कोई डर ही नहीं लगता। लेकिन जो भी कहो तुम बहुत बहादुर थे, लेकिन यह बहादुरी किस काम की, अब तुम मरने वाले हो। फिर देखते हैं वह ओल्ड मैन को वहीं बस जान से मार देता है। फिर वह रेड फॉक्स डीमन उसी के अंदर समा जाता है। देखते हैं वह ओल्ड मैन के लिए कुछ नहीं कर पाते। फैरी और वह सियानियों वहीं पर खड़ा होकर देखते रह जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं अचानक वह ओल्ड मैन की बॉडी ऊपर उठने लगती है और देखते हैं उसकी आंख भी रेड होने लगता है। फिर तभी देखते हैं उसकी पूरी हड्डी टूटने लगती है। फिर देखते हैं उसके अंदर से वह रेड फॉक्स डीमन कहने लगता है कि इसका बॉडी उतना भी बुरा नहीं है। फिर फैरिक देखते हैं वह कहने लगती है कि नहीं यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, यह तो एक ह्यूमन की बॉडी में इंटर कर गया है, अब तो पता नहीं ये बहुत तबाही मचाएगा, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह कहते साथ ही देखते हैं फैरी वहाँ से निकल जाती है। फिर देखते हैं वह रेड फॉक्स डीमन वह ओल्ड मैन के अंदर से वह ओल्ड मैन को अपनी पूरी कंट्रोल में ले लिया होता है। फिर देखते हैं वह अपनी पावर से वह एंशियंट स्कल को अपने पास लाते हुए उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम फिर उसका सोल को देखते हैं, वह जिस चैन में बंधा होता है उसमें से एक चैन टूट जाता है। फिर देखते हैं वहां से एक सोल आजाद होते हुए सीधा वह ओल्ड मैन के अंदर जाके समा जाता है। तो देखते हैं वह ओल्ड मैन की बॉडी से बहुत खतरनाक एनर्जी निकलने लगता है और देखते हैं उसका आंख भी कलर चेंज हो गया होता है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। फिर गाइस यहीं से हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारा चैनल में अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।